हाय बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों की मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर द सेशन 2024 एंड 2025 दैट इज आप सभी लोगों का जो सीबीएसई है उसने सैम्पल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सैम्पल पेपर से सामने निकल कर आ रही हैं। एंड डेफिनेटली ये सॉल्व करना, पूरी तरीके से समझना क्या एग्जाम का लेवल हो सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम स्कोर करें अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, जो कि आपके कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। राइट, सो आई थिंक सो लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी ताकि हम इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ सके। इस वीडियो में, इस सेशन में हम पूरे पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे डिटेल्ड मैनर के अंदर। ऑल्सो एक एनालिसिस भी करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज करने के लिए। राइट, सो आई वुड वांट एवरीवन जो बच्चे सेशन में ज्वाइन कर चुका है एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेगा और इस चैनल को 100% सब्सक्राइब करके रखेगा, क्योंकि बच्चों जब आपके एग्जाम अब आ रहे हैं हमेशा बेस्ट कंटेंट और बेस्ट प्रिपरेशन यहां पर आपकी करवाई गई है। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग टू द बिगेस्ट चैलेंजेस जो आपके सामने आगे आने वाले हैं और उसको हम मिलके ओवरकम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हैं क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस और मैराथन्स लाइंड अप है फॉर योर 2024 एंड 5 बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। थोड़े थोड़े चेंजेस देखे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। जैसे कि मतलब ऐसा हो कि यार 2 मार्कर 3 मार्कर अब आएंगे ही नहीं, सीधा बस 1 मार्कर या 5 मार्कर आएगा, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको इंक्रीज करा गया है, केस बेस्ड के फॉर्म में, पिक्चर वाले क्वेश्चन की फॉर्म में, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन की फॉर्म में, एमसीक्यूज ऑब्वियसली हैं, तो वो इंक्रीज जरूर करा गया है, लेकिन वो डिवाइड कर दिया गया है बाकी सब सेक्शंस के साथ। तो स्टार्टिंग में आपके पास टोटल जैसे हर बार होता है 33 क्वेश्चन है, 70 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। सो सबसे पहले आपके पास 16 एमसीक्यू रहेंगे, फिर 5 आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं, फिर 3 मार्कर आपके पास 7 क्वेश्चन रहेंगे, 2 केस बेस्ड और 3 आपके लॉन्ग आंसर्स हैं। ऑब्वियसली लॉग टेबल्स आप लोग अलाउड नहीं कर सकते हैं, तो किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है और क्या है मैम सही तरीका और किस तरीके का, अगर मैं सैम्पल पेपर को देखूं मॉडरेट लेवल का मैं बोलूंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में स्लाइटली कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है, लाइक 50% पेपर इजी है बट 50% पेपर टच करता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और जैसे कि हर बार सैम्पल पेपर में देखा भी जाता है उसका लेवल थोड़ा ऊपर रखा जाता है। इस बार का ऑल्दो बोर्ड्स एग्जाम काफी आसान था, हम एक्सपेक्ट करेंगे तैयारी के बेसिस पर कि इस बार का बोर्ड भी आपका बहुत ईजी आए और आप लोग अच्छा कर पाए, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग बच्चों सही तरीके से तैयारी करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम। साथ साथ में जो भी आपके क्वेश्चंस लॉन्ग है उनको हम पूरा लिखकर भी सॉल्व करेंगे, जो एमसीक्यूज है ऑब्वियसली जो 1 मार्कर्स हैं उनको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ताकि हम हर एक चीज को कवर कर सके। राइट, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सवाल है अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म गिव्स 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड गिवन दिस अमाइन इज दैट। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन देखा गया है, पूछा गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर अमाइंस चैप्टर। ठीक है, तो हमने बोला है कि अमोनोलाइसिस क्या है इथाइल क्लोराइड का। ठीक है, देखो रिएक्शन की लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसकी लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। इथाइल क्लोराइड का अगर आपने अमोनोलाइसिस करा है, ठीक है, तो आपकी एक अमाइन फॉर्म करी गई है एंड बेसिकली मैंने इसमें एक ही मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड डाला है, तो हमारे पास जो अमाइन बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, एंड दिस इज अ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, क्या है ये आपकी प्राइमरी अमाइन है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं followed by the reaction so formed with 1 mole of methyl chloride gives a amine that। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रही है, एक अमाइन। अगर इसके ऊपर मैं 1 मोल और इसका डाल रही हूँ तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ रहा है, दैट इज अ सेकेंडरी अमाइन। और अगर मैं सेकेंडरी अमाइन के लिए बात करूं, पहले अमोनोलाइसिस किया उसके बाद 1 मोल और डाला है, तो फाइनली मुझे क्या मिला, एक सेकेंडरी अमाइन। और अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूं, इट इज अबाउट हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अगर मैं बात करूं तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन कर लेगी। राइट, यू नो कि अगर मैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगी तो यहां से मुझे ये जो कंपाउंड है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, बेंजीन रिंग को मैं फिनाइल से शो कर रही हूँ क्योंकि एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं फिर से इसके ऊपर बेस डालूंगी दैट इज एक्वस NaOH का रिएक्शन करवाऊंगी, अब ये सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों मैम सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी
कोई भी हाइड्रोजन अब बाकी नहीं है, इनसॉल्युबल पाया जाएगा। सो अगर मैं बोलूं इट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव प्रोडक्ट सॉल्युबल, नहीं। नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा, यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करते हैं वहां पे भी। बेंजाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर यहाँ से क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी। देखो सिंपल सी बात है, जब भी मैं हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करूंगी तो मैंने आप लोगों को ये बताया भी हुआ है कि हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट करता है अगर प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है, रिएक्शन तीनों के साथ नहीं देगा, फर्स्ट और सेकंड के साथ देगा। और जब मैं NaOH डालूंगी तो प्राइमरी अमाइन सॉल्युबल होगी, सेकेंडरी अमाइन सॉल्युबल नहीं होगी। तो सेकेंडरी अमाइन का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी वाज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बहुत ही सिंपल है, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट पूछा है एंड यू नो भाई डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ बढ़ता है। ठीक है, एक सेकेंड, द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, सो अगर मैं बोलूँ यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आंसर आपका होना चाहिए था CH3F, राइट मैम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, है ना। अगर मैं देखूं ऐसे CH3 और F तो मैम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है, जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो कंपेरेटिवली यहाँ पे हमारे पास दैट इज CH3Cl। ठीक है, जो CH3Cl है इसमें कंपेरेटिवली मुझे ज्यादा बॉन्ड लेंथ देखने को मिल जाती है। और अगर मेरे को ज्यादा बॉन्ड लेंथ देखने को मिल जाती है तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो डायपोल मूवमेंट है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो आंसर इसलिए इसके लिए ऑप्शन नंबर बी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। यार ये शिफ्ट नहीं कर रहा, ठीक है, दैट इज बी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज अ मैच द फॉलोइंग है, नॉर्मल आपका डी ब्लॉक से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बस कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी थी, दैट इज एफ ब्लॉक में अगर मेरे पास लेंथेनॉइड है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेंथेनॉइड जिसका 4F14 यानी कि कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करना चाहिए, और एक्टिनॉइड जिसके पास D1 है। देखो मैंने आपको लेंथेनॉइड्स में तो ऑब्वियसली एक शॉर्ट ट्रिक याद करवाया था, है ना, सीरत वाला, तो उस वाले केस में आप D1 वाला तो इजीली निकाल सकते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैच करवाऊँ आप लोगों के पास एक्टिनॉइड पूछा है तो आपको पहली बात तो एलिमिनेट कर देना है कि इनमें से एक्टिनॉइड कौन सा है। तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो एक्टिनॉइड नहीं है, तो आपको यहाँ से A और B में से ऑप्शन मिल जाएगा कि मैम जो आंसर होगा वो A या B में से ही होने वाला है। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होने वाले हैं। ठीक है, राइट, सो दीज टू विल नॉट बी द आंसर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास दैट इज 4F14 और +3 कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं बात करूं 4F14, आपको पता है La से Lu होता है लेंथेनॉइड, तो ऑब्वियसली Lu ल्यूटीनियम का आपके पास कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला होगा। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेकंड का हो जाएगा B और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर A वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो जब भी आप MCQs पे हो तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए ताकि आंसर्स तक जल्दी से जल्दी आप लोग पहुंच सके। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, अगेन ये वाला भी मुश्किल नहीं है, अभी तक कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बट मुश्किल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का आपको ग्राफ दे रखा है, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा है, तो पूछ रहा है कि क्या क्या ऑप्शन रहेगा। सो मेरे पास ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोब्यूटेन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है, एक बार आप सभी के स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। ठीक है, तो पहला है मेरे पास दैट इज ब्रोमोमीथेन, और उसके बाद है 1 ब्रोमो, तो मैं 1 ब्रोमो एक साथ बना देती हूँ। फिर मेरे पास है क्या, दैट इज 2 ब्रोमो। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, और लास्ट है 1 ब्रोमोमीथेन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका तो मिनिमम होगा क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं मिनिमम 277 किसका होने वाला है, फर्स्ट वाले का होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करूं तो ऑप्शंस को एक बार सारे एक साथ चेक कर लेंगे। ठीक है, ये रहा, तो फर्स्ट वाला तो सब में ही इन्होंने 1 ब्रोमो दैट इज मीथेन इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो ये आपका कट जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होता है, तो मतलब कि फिर इसका लोएस्ट होगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो सेकंड पे मेरे पास होना चाहिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसके पास है, इस वाले के पास है, तो मैक्सिमम इसका होगा, फोर्थ इसका होना चाहिए 1 ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा इसका,
ये वाला आपका हो जाएगा, इसका ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, राइट। दैट इज हमने बोला है बॉइलिंग पॉइंट, अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ब्रांचिंग, ठीक है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ये ज़रा आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैं सारे ही करवा रही हूँ, जो आपके ऑप्शंस या चॉइसेस भी दे रखे हैं तो हम वो चॉइसेस भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हेलोइल्कीन है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका आंसर हम ऑटोमेटिकली अभी सॉल्व कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जिसका होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रहेगा, दैट इज 1-ब्रोमोब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर डी आपको डायरेक्टली मार्क करना था। ऑल्सो बच्चों, मैं एक चीज़ और बोलूँगी मीनवाइल, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे कि मैम हमारे पास टाइम बहुत कम बच रहा है, किस तरीके से हम इस गिवन टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई ऐसा बैच है जहाँ पे हम लोग, जो भी टीचर्स आपके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, उनके साथ आप कंप्लीट सिलेबस को विद डिटेल टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो। तो मैं बोलूँगी कि बच्चों यहाँ पे ना आपके पास CUT अडर 24/7 पे स्पेसिफिकली अगर मैं स्कूल, दैट इज अगर क्लास 12th की बात करूँ, तो आप यहाँ पे एग्जाम कैटेगरी क्लास 12th जब सिलेक्ट करोगे तो क्लास 12th का महापैक आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि जो महापैक है उसमें क्लास 12th के सारे बैचेज हैं। एंड ऑल्सो बच्चों, इसके बाद CUT का एग्जाम होगा, जो मैक्सिमम सारे क्लास 12th के बच्चे देते ही देते हैं। अगर आप नीट JEE का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको CUT का एग्जाम देना ही है, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन और बैकअप रहता है सभी बच्चों के पास। तो अगर आप चाहते हो कि अभी आप क्लास 12th की तैयारी कर लो और उसके बाद फिर आप CUT की तैयारी कर लो, वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 12th और CUT दोनों साथ में प्रिपेयर कर लूँ, वो ऑप्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि सारे बैचेस आपको महापैक्स में इंक्लूडेड मिल जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि अभी ये सही टाइम है और आपको एक एज मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे महापैक के सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको साइंस का जो महापैक है, दैट इज CUT क्लास 12th एंड साइंस का महापैक, आप ये चेकआउट कर सकते हैं और ये कभी भी इनरोल कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपको इसमें हर एक बैच जो भी लाइव उस वक्त चल रहा है वो आप लोग को उसका एक्सेस मिल रहा होगा। ऑल्सो जब भी आप इस बैच में इनरोल कर रहे हो, महापैक में इनरोल कर रहे हो, यू कैन अप्लाई द कोड दैट इज Y513, ठीक है, या फिर एक सेकेंड रुकेंगे, Y513, क्योंकि इस कोड के साथ बच्चों जो आपके प्राइसेस हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे, जो आपके प्राइसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड, दैट इज Y513, ठीक है। तो इट इज 7499, ठीक है। एंड उस वक्त देखो, अगर आप अभी इनरोल करते हो तो ये प्राइस रहेगा, आप जब भी ये वीडियो देख रहे होगे उस वक्त का जो मिनिमम प्राइस अवेलेबल होगा वो आपको इस कोड के साथ मिल जाएगा। सो आई थिंक सो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि देखो अगर हम भीड़ का हिस्सा रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे हम कॉम्पिटिशन को बीट नहीं कर सकते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रैटेजिक मैनर में तैयारी को बच्चों स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए लेट्स गेट टू द बेसिक्स। कहाँ पे थे हम? अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि हम तैयारी कैसे करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, एक काफी सा सिंपल सा न्यूमेरिकल, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इतना, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है लेकिन आपको ऑर्डर नहीं बताया हुआ है, तो आप सभी लोगों को पता है अगर ऑर्डर नहीं दिया है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट देंगे कि लीटर की पावर में क्या है, -1 है, +1 कर दीजिए, रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, 0। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करें। इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोगों को दे रखा है, व्हाट इज द हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, A0/2 के, और A0 का वैल्यू आपको दे रखा है 4.62 × 10⁻², इन अपॉन में 2, और K का वैल्यू दे रखा है 2.31 इंटू में 10⁻²। आप ऑटोमेटिकली देख रहे हो कि वो कट के रफली 2 यहाँ से निकल कर आ रहा है, ठीक है। और अगर ये कट के रफली आपके पास 2 आ रहा है तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर आपको क्या मिल जाएगा, रफली 1 सेकेंड। तो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सी आपका सही आंसर था। बस इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या था, ऑर्डर समझना। लीटर की पावर में जो भी नंबर है 1 ऐड करोगे तो आपको रिएक्शन का ऑर्डर मिलेगा। ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन अगेन, आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। ये रिएक्शन है आपके पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। जब भी आप इसका क्या कर रहे हो, टेक्निकली आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, ठीक है, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से ब्रेक करो, दोनों में से किसी साइड से भी ब्रेक कर सकते हो, तो एक साइड आपका OH लगेगा और एक साइड आपका क्या लगेगा, दैट इज H पॉजिटिव जुड़ रहा
होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो वी विल बी हैविंग, यहाँ से मैं OH जोड़ रही हूँ, यहाँ से मैं H जोड़ रही हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक साइड आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा और एक साइड आपको यहाँ से दिस इज अगेन वन मोर एसिड दैट इज योर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड को आप इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ योर ester, that is option number B, hydrolysis, that is preparation of carboxylic acid में हम जनरली देखते हैं कि हम हाइड्रोलाइसिस से बनाते हैं, चाहे एनहाइड्राइड हो, चाहे एसिड क्लोराइड हो, ठीक है, चाहे आपका फॉर एग्जाम्पल अमाइड हो, जितने भी आपके CO दैट इज कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनके हाइड्रोलाइसिस से आप एसिड बना सकते हैं, ठीक है। सो वही आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, ये भी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। देखो मुश्किल तब तक नहीं लगेगा जब तक पढ़ रखा है, अगर हमने पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली ये पेपर अच्छे अच्छे बच्चों को बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन जिसने सही तैयारी कर रखी है या कर लेगा, ठीक है, आप एक बार ढंग से 3-4 महीने मतलब दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। वो करने के बाद एक बार पेपर ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि पिछले सैंपल पेपर से थोड़ा अच्छा पेपर है, ठीक है। ऑल दो आसान मैं नहीं बोलूंगी लेकिन अच्छा पेपर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम योर वर्नर्स थ्योरी, आप सभी लोगों को पता है। जब आप इसको तोड़ोगे तो आपके पास कैटायन और एनायन अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये कंपाउंड दे रखा है और 3Cl नेगेटिव दे रखे हैं, तो एक कंपाउंड ये रहेगा और एक 3Cl नेगेटिव, काउंटर आयंस अलग हो जाएंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3 का आएगा, ठीक है। तो 1:3 का रेशियो आएगा। उसके बाद X पूछा है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 3Cl है, यहाँ पे 1Cl है, तो यहाँ पे 1 तो कैटायन तो ये है ही आपका जो कॉम्प्लेक्स है, और 1Cl आपको यहाँ पे अलग से दे रखा है, तो यहाँ पे आपको रेशियो क्या मिल जाएगा, दैट इज 1:1 का रेशियो। तो इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। देखो कैटायन प्लस एनायन, आपको जो इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो है वो कैटायन और एनायन से मिल रहा है, ठीक है। सो अगर मेरे पास कैटायन तो ऑब्वियसली 1 है, तो एनायंस चेक करना है, तो 1Cl है तो 1:1 का रेशियो, 3Cl है तो 1:3 का रेशियो, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली आपका करेक्ट आंसर यहाँ से होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बीटा डी ग्लूकोज, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन वंस अगेन आपसे पूछा। बीटा, आपको मैंने हमेशा बोला है कि जब भी हम डाइसेक्राइड्स पढ़ रहे हैं, पॉलीसेक्राइड्स पढ़ रहे हैं, आपको मोनो जो इसकी सेक्राइड यूनिट है वो याद रखनी है, ठीक है। तो माल्टोस मैंने बोला था बहुत सारा, तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बन रहा है, ठीक है। स्टार्च की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्च भी आपके अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, सुक्रोज भी आपके अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, तो आप एलिमिनेट भी करते तो भी आंसर बन जाता। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या था, सेल्यूलोस, और मैंने आपको ये बताया भी था कि सेल्यूलोस आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, केवल एक OH के कन्फिग्रेशन को बदलने से इतना डिफरेंस आ जाता है। तो सिंपल सा आंसर इस क्वेश्चन का क्या था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी वाज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनपेड इलेक्ट्रॉन, यू नीड टू रिमेंबर सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, राइट। सो अगर मैं Mn से ही चेक कर लेती हूँ, क्योंकि Mn आप सभी लोगों को पता है D5 होता है, ठीक है। तो ये D5 है, ठीक है, ये D6 है, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी D4 है, लेकिन 3+ में है तो D3 है, और सचिन तेंदुलकर इज D2, तो ये D1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो 5 है, ठीक है, ये तो 5 है, ये तो 4 है, ये तो 3 है, और ये तो 1 है। तो ये ऑप्शन मुझे दिख सा रहा है, बट अगर आप चेक करना चाहते हो ऑप्शन नंबर ए को भी देख सकते हो। तो ये क्रोमियम इसने पहले कर दिया, तो क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, आयरन में यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रिमेंबर सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग निखिल कर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और ये आपके पास 4 हो गया, 3+ में ये 3 हो गया, और ये तो आपके पास 1 ही है, ठीक है। सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। आइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ये वाली बात भी बहुत सारी बार बता चुकी हूँ मैं, इतने सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। तो आप इसे अगर सॉल्व करने बैठोगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो सिंपल सा आंसर देना था यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्या ही करना है। अ स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन, और एनिलीन रिड्यूस करके बनाया, तो प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन ऑल्दो हमने या अमाइंस हमने 6 ही पढ़ी है। और अगर मैं रिडक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है, रिडक्शन कर रही हूँ H2 निकल के साथ, तो आप बताओ किसका रिडक्शन कर सकते हैं, नाइट्रोहेक्सेन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजो नाइट्राइल का रिडक्शन इससे करेंगे नहीं हम लोग, हेक्सेन नाइट्राइल, तो ऑब्वियसली हेक्सेन तो चाहिए नहीं, बेंजीन ही चाहिए। एंड इफ यू रिमेंबर हमने NO2 कंपाउंड्स का रिडक्शन यहाँ पे करा हुआ है, यस और नो। तो अगर मेरे पास क्या है, दैट इज क्या मेरे पास अगर नाइट्रोबेंजीन है तो उसके नॉर्मल रिडक्शन से H2 निकल H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में, तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल था, मुश्किल नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव एन ऑक्साइन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, ऑक्साइन कौन देंगे, दिस इज अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, ज़रा चेक कर लो। तो एसिड नहीं देगा, एनहाइड्राइड नहीं देगा, एसिड क्लोराइड नहीं देगा, ऑप्शन एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर ए यही देगा। सो ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। आइए अगला, MnCN6 3 नेगेटिव हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन और Cl के पास 4 हैं, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं, Mn3 पॉजिटिव में होगा, ठीक है, Mn3 प्लस में होगा ये, ठीक है, और 3 प्लस में होगा तो ऑब्वियसली ये D आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और D 4 हो जाएगा तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अगर 4 है तो ये जब पेयरिंग कर देगा तो ये क्या बना देगा, 1 2 3 4, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है। और अगर मैं MnCl6 की बात कर रही हूँ तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये पेयरिंग नहीं करेगा तो इसके पास भी दैट इज D3 है, सॉरी D4 है, तो ये भी आपके पास 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो MnCN6 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D2sp3 बनाएगा, MnCl6 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये बात सही है। बट क्या ये दोनों एक दूसरे के रीजन है, ठीक है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के रीजन नहीं है। देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये क्यों आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है और ये आपके 4, देखो एक एक्सप्लेनेशन कह सकते हो, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने पेयरिंग कर दिया तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। वो वीक फील्ड लिगेंड है Cl, उसने पेयरिंग नहीं करा तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दैट कुड बी अ करेक्ट रीजन फॉर द ऑप्शन। तो इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर दोगे, ठीक है। आई होप सो यू आर क्लियर। मैं एक बार और लिख देती हूँ, क्योंकि देखो दोनों ही केसेस में Mn3 पॉजिटिव में है और Mn3 पॉजिटिव में है तो 3d4 है, ठीक है। पहले केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो गई है, ठीक है, और दूसरे केस में वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली ये D2sp3 बना रहे हैं क्योंकि इसके पास 2 d ऑर्बिटल है, लेकिन ये sp3d2 बनाएगा क्योंकि इसके पास आपके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, वो बात सही थी। नेक्स्ट, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ स्लो इंक्रीज, ठीक है, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक सेकेंड, हाँ, for a strong electrolyte there is a slow increase in molar conductivity with dilution and can be represented by this equation, that is correct, ठीक है। अच्छा नहीं, एक चीज और, इक्वेशन देखोगे क्या, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या होता है, वी हैव लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस a अंडर रूट, इक्वेशन ये होता है हमारे पास, येस और नो। तो पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो यार अब आप चेक भी क्या ही कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। देखो ये, लेकिन जो बच्चा बहुत बारीकी से देखेगा वही ऑब्जर्व कर पाएगा, वरना आप लैम्डा नॉट और लैम्डा एम में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हम ग्राफ भी मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसेंट्रेशन का बनाते हैं, जिसका आपको इंटरसेप्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू देता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर मतलब पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी पे डायरेक्टली चले जाएंगे। आइए, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। हाँ देखो, ग्लूकोज हमारे पास क्या कहते हैं, काफी सारे जो रिएक्शंस है वो नहीं दे रहा होता है, क्या कि बहुत सारे रिएक्शन नहीं देता है, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, NaHSO3 के साथ प्रोडक्ट नहीं बनाता है, इसका पेंटा एसिटेट ऑक्साइम के साथ रिएक्शन नहीं बना रहा होता है, तो बहुत सारे रिएक्शंस है ये आपको नहीं दे रहा होता है, ये बात सही है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अ 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरेनॉल स्ट्रक्चर, ये वाली बात भी आपकी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स अगेन करेक्ट है, लेकिन अगेन ये टेस्ट ये क्यों नहीं दे रहा है, ये टेस्ट किसका रिएक्शन है, CHO ग्रुप का टेस्ट है, ठीक है। तो ये टेस्ट ये इसलिए नहीं देता क्योंकि ये CHO ग्रुप आपका अवेलेबल नहीं होता, फ्री नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन, बट द एग्जैक्ट पॉइंट इज एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल नहीं है, इसीलिए टेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट अगेन ट्रू है, बट दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, भाई आप सभी लोगों को अभी मैंने हाफ लाइफ लिखवाया है, क्या होता है A0/2K, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या मैं फिर से बोल दूं, पहला स्टेटमेंट गलत। देखो जब भी आपको पहला स्टेटमेंट गलत मिल जाएगा तो आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दोगे और कुछ आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट एनीवेज फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू के, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि आपका जीरो ऑर्डर है, A की पावर 0 आपका 1 होता है। तो इसी के साथ सेक्शन नंबर A आपका कंप्लीट होता है। इसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है, अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल था, देखो हो सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई हो, बट इसके अलावा आई डोंट थिंक सो MCQ was anything जो कि बहुत डिफिकल्ट था, इट वॉज ओके, एंड इफ यू हैव स्टडीड तो आप MCQ इजीली कर पाते। इट वॉज ऑब्वियसली अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन सेट, ठीक है। आइए सेक्शन नंबर B की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रेडी हैं सभी लोग, एक सेकेंड,
आई होप सो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। सेक्शन नंबर बी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो 5 क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नाइट्रोजन इज सॉल्युबल इन वाटर, टेम्परेचर 293 केल्विन, जो KH है उसका वैल्यू 76 है। हाउ इज द सॉल्युबिलिटी वेरी अगर मैं टेम्परेचर को आपके बढ़ा दूं। यार देखो आप लोगों को मैंने हर बार लिखवाया है कि जो मेरा हेनरी कांस्टेंट है वो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ और वो घटता है सॉल्युबिलिटी के साथ, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ ऑटोमेटिकली, तो मैं ये बोलूंगी अगर मैं टेम्परेचर को 293 केल्विन के ऊपर लेके जा रही हूँ, ठीक है। हाउ इज द सॉल्युबिलिटी वेरी एट अ टेम्परेचर अबव 293 केल्विन, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि हेनरी कांस्टेंट विल इंक्रीज विद द टेम्परेचर इंक्रीज बिकॉज हेनरी कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इतना स्टेटमेंट लिखोगे, आप उसका रिलेशनशिप बता दोगे तो आपको यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म। देखो मार्किंग के हिसाब से 1 मार्क का एक स्टेटमेंट में आंसर देना है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिक्स करा गया। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन पहली बात कौन सा डिविएशन शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और जब भी आपका AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर रहेगा, ठीक है, उस वक्त आपको पता है नेगेटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव डेविएशन होगा तो इट इज गोइंग टू शो यू, नाम से उल्टा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व करोगे वो आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दिया है 61 और 56, तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा इससे ज्यादा ही होगा, तो जो ज्यादा ही होगा वो क्या होगा 64। प्रिडिक्ट एजियोट्रॉप कौन सा है, तो आप पूरा बोलोगे। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपकी जो फॉर्म होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड लॉ शो करेंगे, इसीलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे, इसीलिए प्रिडिक्टेड आपका जो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 64.5 हो रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन वंस अगेन। देखो आप ऐसा फील करो मैम आप तो सिंपल बोल रहे हो सबको, शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये उस थॉट प्रोसेस से आपको पेपर बता रही हूँ। अगर कोई बच्चा अच्छे से सिलेबस को करके बैठा हुआ है, सिलेबस प्रिपेयर करके बैठा है, तो उसको ये अच्छा क्वेश्चन लगेगा, समझ में आएगा। लेकिन अगर आपका स्टेट, जो मुझे लगता है 80-70% बच्चों का होगा कि मैम अभी पढ़ाई नहीं कर रखी है, अभी नहीं आता है, तो हाँ वहाँ पे आप इस क्वेश्चन में स्ट्रगल करोगे क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही डीप कंसेप्ट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी अगर परेशान हो पेपर को देख के तो इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। लेकिन हाँ आप मेरे साथ पढ़ रहे हो या हमारे साथ पढ़ रहे हो, उसके बाद आप ये पेपर अटेम्प्ट करोगे तो यू विल फील द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। तो हमारा टारगेट वही है कि इस सैंपल पेपर से आंखें खोलनी है, समझना है कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सोडा बॉटल विल गो फ्लैट फास्टर इन श्रीनगर इज द स्टेटमेंट करेक्ट। देखो सिंपल सी बात है, हमने बोला है वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना, अब वो फ्लैट हो गई तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम कब होता है, हम बोलते हैं जब सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो वेपर प्रेशर आपका कम होता है, नॉर्मल बात है। ये इसने बात करी है श्रीनगर की, दिल्ली से, तो अब मैं बेसिक थोड़ा दिमाग लगाऊं तो हम क्या बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, है ना भाई। सभी लोग पहाड़ों पे थोड़ा बहुत गए हुए होंगे, तो टेम्परेचर ऊपर जाके कम होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी एवरीवन, अगर मैं इस पॉइंट से इसको रिलेट कर पाऊं तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, यस। सो द पॉइंट बीइंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, राइट। जो भी प्रेशर हमारे इसके ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, राइट। जैसे जैसे मैं श्रीनगर में जाऊंगी वहां पे आपके पास लेस जो है अमाउंट रहेगा, तो देयरफॉर हम बोलेंगे आ सोडा बॉटल विल गो फ्लैट इन श्रीनगर। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? सो यस और नो में अगर मुझे इसका आंसर देना है बच्चों तो मैं क्या बोलूंगी, एक सेकेंड रुकेंगे, सभी लोग यहाँ पे इस पॉइंट को समझेंगे कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास श्रीनगर और दिल्ली का कंडीशन है, लूज इट फिल्स बोला है, तो टेक्निकली उसने बोला है कि आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। एंड मैं बात कर रही हूँ CO2 की सॉलिबिलिटी की इन योर वाटर, ठीक है। और मैंने सॉलिबिलिटी के लिए बोला है कि आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। हम बोलते हैं टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, और अगर टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेक्निकली ये वाला केस आपको याद रखना है। देखो जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो प्रेशर ड्रॉप करता है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी कम होगी, और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कम होगी तो यहाँ पे आपका जो फिज है वो लूज आउट हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को मैच करके आंसर देना था, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आप बोलेंगे येस और द रीजन इज बिकॉज ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग मिक्स करेंगे, लेकिन अभी के लिए जब हम बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट योर हेनरीज लॉ। एंड हेनरीज लॉ स्टेट्स एट हाई एल्टीट्यूड्स आपका जो प्रेशर है वो कम होता है, और प्रेशर कम होगा तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस कम होगा, तो ऑब्वियसली वो गैस आपका लूज ऑन हो जाएगा। ठीक है, हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट? तो शुगर, जैसे आपने शुगर डाला तो हमने बात करी सॉलिड इन लिक्विड की, और सॉलिड इन लिक्विड की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड इन लिक्विड की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यू आर एडिंग सर्टेन, बेसिकली इट इज अ प्रिजर्वेटिव, है ना। तो प्रिजर्वेटिव्स की अगर मैं बात करूंगी तो प्रिजर्वेटिव हमेशा खाने की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज कर देते हैं। इस फॉर्म में जब भी मैं शुगर को ऐड करूंगी तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाता है। इट इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग, तो अगर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, पहाड़ों को बनाना जरूरी नहीं है, बट आई होप सो आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, सो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो ये केटाइन है, एनाइन है, पहले केटाइन का नाम होता है, तो पहले तो हम पोटेशियम ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे आयंस और काफ़ी सारे यहाँ पे मेरे पास एनायंस है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास H2O है और ऑक्सिलेट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपके पास एक्वा आएगा, तो इट इज डाई एक्वा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सिलेट है और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसके आगे आप डाई नहीं यूज करोगे, आप इसके आगे क्या यूज कर सकते हो, बिस यूज कर सकते हो, या फिर डाई कर सकते हैं, बट आई वुड से सजेस्ट कि हम बिस यूज करेंगे, ऑक्सिलेट। ठीक है, बिस ऑक्सिलेट। और अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये क्योंकि एनायन है, ठीक है, तो ये क्रोमेट हो जाएगा, मेटल के नाम के आगे 8 लग जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि पॉजिटिव है तो ऊपर चार्ज -1 हो जाएगा, और यहाँ पे X+0 ऑक्सिलेट का चार्ज कितना होता है आपके पास, दैट इज 4 होता है। ठीक है, दैट इज C2O4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दैट इज -1। तो ये हो जाएगा X इज इक्वल्स टू -1 + 4 यानी कि +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3, और पानी एक लगा हुआ है तो वो यहाँ पे आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको हाइड्रेट बोल देंगे। ठीक है, तो करेक्ट नाम हो जाएगा पोटेशियम एक्वा बिस ऑक्सिलेट क्रोमेट 3 हाइड्रेट। ठीक है, आपको जो आंसर की में दे रखा है वो डाई ऑक्सिलेट दे रखा है, उनके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो आप यहाँ पे बिस यूज़ करोगे, क्योंकि जब भी मैं एक किलेटिंग लिगेंड की बात कर रही हूँ तो मैं बिस ट्रेस यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे मैं बिस डालूंगी क्योंकि ऑक्सिलेट आपका एक किलेटिंग लिगेंड हो जाता है। ठीक है, राइट। अगर मैं इसे किलेट की तरह यूज़ नहीं कर रही हूँ उस केस में आप डाई डाल सकते हो, तो मैं उस केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाई लिखवा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो फिर आप डाई लिखिए। अगर मैं इसको एज अ किलेटिंग लिगेंड यूज़ करूँगी तो बिस यूज़ करेंगे, अगर मैं इसको नॉर्मल एक मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह यूज़ करूँगी तो हम डाई यूज़ करेंगे। यहाँ पे मोनोडेंटेड की तरह यूज़ करें तो इसलिए आप डाई डाल सकते हैं। ठीक है, नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एवरीबडी नोज यार हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, आयरन होता है, बस वही मैच करना था, और विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, बस ये डालना था। ठीक है, सो अगेन ये भी काफ़ी सिंपल था। ठीक है, आधा नंबर का था तो 1 नंबर मिल जाता। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द सेल इन द डायग्राम। ठीक है, तो आपको देखना है पहले बात क्या केटाइन है, क्या कैथोड है, और क्या आपके पास एनोड है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो मुझे क्या दिख रहा है कि X से X नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे Y पॉजिटिव है, और Y पॉजिटिव से आपको यहाँ पे Y डिपॉजिट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेकिन ऑल्सो चार्ज की बात करेंगे तो ये Y के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है, तो इट इज Y 2 पॉजिटिव। तो अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और ये मेरा दैट इज नहीं, पहली बात में अगर मैं बात करूं तो हमारे को याद रखना है कि कहाँ पे एनोड बनाना है, कहाँ पे आपको कैथोड बनाना है। पहले आप हमेशा एनोड को शो करते हैं, फिर आप हमेशा किसको शो करते हैं, आपके दैट इज योर कैथोड को। हम हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज ABC, यानी कि पहले एनोड, फिर ब्रिज, फिर कैथोड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट का ध्यान रखना है। तो अगर मैं एनोड की बात करूं तो ये हो रहा है Y से Y2 पॉजिटिव।
ठीक है। और अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो वो मेरे को क्या मिल रहा है, x नेगेटिव से x, ठीक है। दैट इज हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज x नेगेटिव -1 से 0 में और 0 से +2 में, तो ये हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और ये मेरा हमेशा रिडक्शन शो कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट। अगर मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कैथोड और एनोड पे जो चार्ज आप डिफाइन करते हो विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट करते हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू विल बी आइडेंटिफाइंग कि क्या कैथोड है क्या एनोड है। नेम द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सॉल्ट ब्रिज। अगर मैं कैरियर्स की बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि जो भी आयंस होते हैं वही हमारे पास कैरियर रहेंगे, तो इसका आंसर यही रहेगा। व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग पार्ट इन द एनोड, दोनों ही रिएक्शन लिख लो। अगर मैं एनोड की बात करूं तो Y इज getting converted to Y2 positive and oxidation is your that is loss of electron, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो दैट इज X नेगेटिव ने टेक्निकली आपका 1 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करा और यहाँ से आपको X रिलीज कर दिया। तो दोनों ही चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। मैंने आपको यहाँ पे एनोड का रिएक्शन दे दिया है। अगर आप फुल सेल इक्वेशन लिखते हो तो आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करते एंड टेक्निकली उसके बाद आपके पास दैट इज 2x नेगेटिव, ठीक है, 2x नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू 2x, और फिर ये कट जाता और यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाती है y प्लस 2x नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन y2 पॉजिटिव एंड 2x, ठीक है। तो ये फुल सेल इक्वेशन होता, बट आपसे केवल एनोड का पूछा है तो आप केवल यही इक्वेशन लिखेंगे, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mg से Mg2 प्लस Ag प्लस से Ag, आइडेंटिफाई कैथोड, आइडेंटिफाई एनोड। हमेशा मैंने बोला है जो पहले वाला होता है वो एनोड होता है, बाद वाला हमेशा कैथोड होता है। तो आपको कैथोड बताना था तो आपको पता है कि क्या होगा, सिल्वर होगा, और अगर आपको एनोड बताना था तो वो मैग्नीशियम होगा। राइट द ओवरऑल रिएक्शन, तो एनोड का रिएक्शन लिखोगे क्या होगा, Mg से Mg2 पॉजिटिव, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं एनोड का रिएक्शन लिख चुकी हूँ तो कैथोड का रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन को लेके सिल्वर बना दिया। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू 2Ag हो जाता। यहाँ पर आप इक्वेशन को फिर ऐड कर देते तो यहाँ से क्या हो जाता है, Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव इज गिविंग यू 2Ag प्लस Mg2 पॉजिटिव। सिंपल इक्वेशन आपको ये मिल जाती है, ठीक है। सो दैट वाज द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सेक्शन नंबर बी अपन का कंप्लीट होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ KCN के ऊपर CH3 CH2Br, दिस इज अ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ऑल्दो यहाँ पे हम बोलते हैं कि CN होता है, CN और NC दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन KCN के फॉर्म में जब मैं बात करूंगी तो हमेशा एडिशन किसका होगा, CN का। ऑल्दो एक छोटा सा पार्ट आपका NC का भी बन जाएगा, तो ये आपका मेजर बन जाएगा और ये आपका माइनर बन जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऑल्दो हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका मेजर बन जाएगा, ठीक है, और ये आपका माइनर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है HBr का एडिशन, दिस इज मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कुछ और नहीं दे रखा है। तो मार्कोनिकोव एडिशन में क्या कहता है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे Br जुड़ेगा, यानी कि पहले Br यहाँ जुड़ेगा और एक आपका प्रोडक्ट ये भी बन जाएगा। तो ये वाला जो है ये आपका माइनर बनेगा और फर्स्ट वाला आपका मेजर बनेगा। दिस इज मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। एल्कोहलिक KOH की बात करी गई है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कार्बन कार्बन कार्बन, इस पे Cl है और इसके पास 2 ही है। तो आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो एक बार इधर से बनेगी एल्कीन, एक बार इधर से बनेगी एल्कीन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको सबसे पहले एक एल्कीन बनेगी ये वाली, ठीक है, और यहाँ से एक एल्कीन आपको बनेगी ये वाली। अब मेजर माइनर कौन सी है, वो अल्फा हाइड्रोजन से निकालते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो इसके पास 3 इधर अल्फा हाइड्रोजन, 3 इधर अल्फा हाइड्रोजन है और 3 इधर अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली ये मेजर बनेगा और ये वाला आपका माइनर बनेगा, ठीक है। तो दैट इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल इज कंफर्म्ड बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल प्रेजेंट एंड इट्स पोजिशन, गिव अ केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर रिएक्शन। तो आपको नॉर्मल जो हमारे पास एल्डिहाइड है उसके रिएक्शन को बताना था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस रिएक्शन, चलो यहीं कर देते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आई होप सो सभी लोगों को वैसे पता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये CHO होता है, ठीक है, राइट राइट
लेफ्ट राइट, ये याद रखते हैं इसका स्ट्रक्चर, नीचे CH2OH होता है, ठीक है। तो जब भी मैं NH2OH डाल रही हूँ इसके ऊपर तो रिएक्शन एल्डिहाइड पे होगा और ये C1 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन है। तो किस कार्बन पे हो रहा है? C1 कार्बन पे हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल, तो हम बोलेंगे C1 जो आपका है उसके ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यू नो कि यहाँ पे क्या बनता है, CHO जो है यहाँ पर से आपका H2 निकलेगा। देखो रिएक्शन में अलग से लिख देती हूँ एक बार, 1 2 3 4, राइट राइट लेफ्ट राइट, CHO है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, CH2OH, ठीक है। जब भी आप इसके ऊपर NH2OH डालोगे, मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि आप 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन दैट इज H2O को एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, बची हुई चीज़ आप ऊपर एज इट इज जोड़ देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, राइट राइट लेफ्ट राइट, ये तो ऐसे ही रहेगा। ऊपर कार्बन के ऊपर NOH जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड पे NOH बचेगा और ये CH2OH ही रहेगा। सो C1 कार्बन के ऊपर आपका ये एडिशन हो रहा होगा और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, ऑक्साइम एज अ प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। क्लियर है? एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। सो सेक्शन नंबर सी पे आ गए हम लोग। राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग एंड 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड, और अगर मैंने कॉपर सल्फेट का करा इन प्लेस ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको बच्चों बहुत सारी बार बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसने ना मुझे यहाँ स्पेसिफाई नहीं करा है, एक्वस वर्ड नहीं लिखा है। अगर एक्वस वर्ड लिखता तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा और सोचना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब एक्वस होगा तो H+ और OH नेगेटिव के साथ कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन अभी इसने CuCl2 दिया है तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास Cu2 पॉजिटिव है और 2Cl नेगेटिव है। एंड यू नो कैटायन कैथोड पे जाता है और एनायन एनोड पे जाता है। तो अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो वहाँ पे आपका क्या जाएगा, दैट इज कॉपर जाएगा। तो कॉपर 2+ आपको सिंपली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और क्या दे देगा आपको, कॉपर दे देगा। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। और अगर मैं एनोड की बात करूँ तो एनोड पे क्लोरीन आपकी जाएगी, दैट इज 2Cl नेगेटिव, ऑल्दो यहाँ पे है हमारे पास। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस दे देगा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये काफी सिंपल था क्योंकि इसमें H+ नहीं था। अगर H+ होता वैसे तब भी प्रोडक्ट यही बनता, क्योंकि H+ से कॉपर जीत जाता है और OH से Cl नेगेटिव जीत जाता है। लेकिन इसने बोला अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट के साथ तो अब मेरे पास आयंस क्या हो गए, कॉपर 2+ ही है और SO4 2- ही है। तो कैथोड पे तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि कैटायन सेम ही है। Cu2+ ने अगेन यहाँ पे आपको कॉपर दे दिया विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं एनोड की बात करूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सल्फेट है, ठीक है। क्योंकि अगर ये एक्वस फॉर्म में होता तो एक्वस फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट होता तो टेक्निकली ये आपका क्या कहते हैं, हार जाता OH नेगेटिव से और वहां पे आपको ऑक्सीजन गैस रिलीज होती। लेकिन अगर अच्छा एक चीज और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि उसने आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो अगर मेरे पास SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है, तो कैथोड का तो चलो सेम ही रिएक्शन में बोल रही हूँ, ठीक है, दैट इज कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनोड की बात कर रही हूँ तो एनोड में क्या है, सल्फेट, ठीक है। तो ये सल्फेट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज H2O8 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। टेक्निकली आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट पूछे थे, लेकिन और मुश्किल कर सकता था अगर वो यहाँ पे एक्वस CuSO4 दे देता, क्योंकि एक्वस CuSO4 का प्रोडक्ट कॉपर और ऑक्सीजन गैस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसने मेंशन नहीं करा तो डायरेक्टली आप क्या कहते हैं, कॉपर और सल्फेट का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर देते, ठीक है। तो दैट इज द प्रोडक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, याद रखना है कैटायन कैथोड एनायन एनोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी कॉलरैश लॉ से एल्यूमिनियम सल्फेट का, यानी कि Al2SO4 के लिए पूछा है उसने। तो ये नॉर्मल है, क्या हो जाएगा, दैट इज इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 times lambda naught of aluminium 3 positive and that is 3 times of lambda naught of SO4 2 negative। नॉर्मल आयंस की
जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके सम के बराबर पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एसिडिक। देखो टेक्निकली एसिडिटी बढ़ती है आपके पास, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ, जब आप ऊपर से नीचे भी जा रहे हो, और एसिडिटी अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ज़्यादा वो एसिडिक इन नेचर पाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं बोलूँ, उसने बोला हाईएस्ट जो है वो आपकी एसिडिक है और जो लोएस्ट ऑक्साइड है आपके ट्रांजिशन मेटल की वो बेसिक है, तो आप या तो इसे आंसर को डाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑब्वियसली बेसिक है, क्योंकि लोअर ऑक्साइड है तो बेसिक है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, और हाइयर वाली आपकी एसिडिक होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। दूसरा, आप इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी बोल सकते हो कि दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी आप क्योंकि एसिडिटी और क्या कहते हैं बेसिसिटी को रिलेट कर सकते हो। दैट इज़, अगर मैं बोलूँ, दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही हूँ तो टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट विच नेचर। जैसे मैं बोलती हूँ कि NH3 एक ल्यूइस बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, तो जो डोनेट कर पा रहा है, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपके क्या होंगे, दे आर गुड बेसिक इन नेचर। लेकिन अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो बचेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और बचेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली वो एक एसिड होगा। तो आप दोनों रीजन्स को कंबाइन करके लिख सकते हो। दैट इज़ कि अगर लोअर आपके पास ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, पहला रीज़न, ठीक है, पहला रीज़न लो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। ठीक है, फर्स्ट रीज़न इज कि इसके पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक काम करते हैं, इससे देखते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बेसिक इन नेचर होगा। उसके बाद इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन्स है, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है डोनेशन के लिए, तो मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए है। इस वजह से भी मैं बोल सकती हूँ कि ये आपका बेसिक इन नेचर होगा, और उल्टा हो जाएगा आपके हाइयर ऑक्साइड्स के लिए। ठीक है, क्रोमियम इज अ हार्ड मेटल और मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। देखो क्रोमियम और मरकरी की अगर मैं बात करूँ हार्डनेस और इसकी, जब मेटल हार्ड है, जितना ज़्यादा वो इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हार्ड हो रहा है, अदरवाइज वो लिक्विड हो रहा है। तो अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल क्रोमियम भी उठा लूं तो क्रोमियम के पास यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन अगर मैं मरकरी की बात करूं तो वो D10 कन्फिग्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। मरकरी आपका D10 कन्फिग्रेशन में होता है, कोई मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, और नो मेटल मेटल बॉन्डिंग होने की वजह से आप बोलते हो कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, द आयनाइजेशन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन थर्ड series does not vary much with atomic number. So again this reason is lengthenoid contraction basically. ठीक है, जब मैं जा रही हूँ, ठीक है, थर्ड सीरीज में, ठीक है, दैट इज 3D 4D और 5D का साइज लगभग सेम हो जाता है, और अगर लगभग साइज सेम है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लगभग सेम हो जाती है, एंड द रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसको आप इसके साथ भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, give a chemical reaction to show para-nitrotoluidine undergoes Itard reaction. Itard reaction, I hope so you people remember, that is your benzaldehyde में normal conversion होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ para-nitrotoluidine, that is NO2 and CH3। ठीक है, दैट इज ऐसा अगर मेरे पास कंपाउंड है तो हम इसके ऊपर क्या डालते हैं, इटार्ड रिएक्शन है CrO2Cl2, और मैं बोलती हूँ इटार्ड रिएक्शन ना आए तो ऐसा तो रेयर केस हो जाता है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो टेक्निकली यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, आपका NO2 तो ऐसे ही रहेगा और ये आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो दिस वाज योर डायरेक्ट आंसर। ठीक है, क्या मैंने ये क्वेश्चन आई होप सो लिख लिया है सभी लोगों ने। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिखना है तो, अदरवाइज हम लोग स्टेटमेंट पे मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने शायद ये अलग से भी लिखवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। अब उसने सॉल्वेंट दे दिया अप्रोटिक, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो H पॉजिटिव तो यहाँ पे है नहीं, तो अब ये जो आपके पास बेंजोइक एसिड है ये क्या कर सकता है, ये खुद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मैं खुद से प्यार करूँ, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई गाना है काइंड ऑफ, है ना, उस लिरिक्स को आप मैच कर सकते हो यहाँ पे। तो ये C डबल बॉन्ड O
और ये OH है, तो ये टेक्निकली क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि आपस में ही कर रहा है, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि इसको प्यार करने के लिए कोई है नहीं, पानी नहीं आया है इसके पास, तो ये कहता है कि अब मुझे औरों की जरूरत नहीं है, तो मैं खुद से ही प्यार करूंगा, तो दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आपकी होने लगेगी। ठीक है। बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म्स टोलुइन। व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटकम इफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजोइक एसिड। तो बोला कि बेंजीन का रिएक्शन, दिस इज अ नॉर्मल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं बेंजीन की बात कर रही हूँ तो बेंजीन के ऊपर अगर आप, एक सेकेंड रुको, बेंजीन के ऊपर अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो आपको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन मिल जाता है। ठीक है, यू गेट टोलुइन। लेकिन बेंजोइक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये है एक एसिड। ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर रिएक्शन करो CH3Cl का इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये है आपके पास ल्यूइस बेस और ये है एक एसिड, तो ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। इसकी वजह से बेंजोइक एसिड आपका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है। सो द रीजन इज बिकॉज ऑफ ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, दिस विल नॉट शो यू दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी लोगों को? आइए अगला सवाल है। ठीक है, इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है क्योंकि इसे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज नेक्स्ट वन। An organic compound X does not go aldol condensation, however with compound Y in the presence of strong base reacts to give this compound। देखो फिनाइल का कुछ दिख रखा है आपको, है ना, तो ऑब्वियसली फिनाइल रिंग में कौन एल्डोल नहीं देता है। ठीक है, पहली बात आपको मैंने दो कंपाउंड्स देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं बोलूँ CHO, बेंज़ेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और वो डाइल्यूट बेस के साथ भी होता है। लेकिन अगर इसी के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस डाल दूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस डाल दूं, तो फिर क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस डालूं तो उसने क्या बोला? हाउएवर विद कंपाउंड Y इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, Y एक और मैंने यहाँ पे कंपाउंड डाल रही हूँ, इट रिएक्ट्स टू गिव यू द कंपाउंड दैट इज 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। यानी कि ये तो एल्डोल नहीं दे रहा है, बट मैम क्या कोई और चीज है? क्योंकि देखो कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये तो क्लियर है। अगर मैं नॉर्मल कंपाउंड देखती तो मैं ये कह सकती थी कि मैम हम यहाँ से अगर देखें, अगर मैं नॉर्मल एक कार्बोनिल की बात करती, बेस की बात करती, तो मैं कैनिज़ारो रिएक्शन चेक करती, और कैनिज़ारो रिएक्शन अगर होता तो आपको एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल दिखता, लेकिन ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, इन ऑन, है ना, तो टेक्निकली मुझे पता है एल्डोल तो है। अब एल्डोल है और फिनाइल भी दिख रहा है, प्रोपीन भी दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ से इस चीज़ का हिंट लेना था और समझना था कि मैं टेक्निकली अगर क्रॉस एल्डोल कर दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे फिनाइल रिंग चाहिए, ठीक है, और डाई फिनाइल है तो 2 फिनाइल है, अब ये तो नहीं दे पाएगा तो मुझे दूसरे फिनाइल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो वो वाला आपको एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। और मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन का बहुत ही बार ट्रिक बताया है, क्या कि आपको जो भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे CH2 इधर से मैं निकाल रही हूँ, एक हाइड्रोजन और रहेगा, उसको नीचे रख रही हूँ, ठीक है, और जहाँ से मैं अपने दैट इज कार्बोनिल को लगा रही हूँ, ये मेरा कार्बोनिल है, ठीक है, ये कार्बन है और ये, ठीक है, बेंजीन है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप इस तरीके से दोनों मॉलिक्यूल्स को ओरिएंट कर दो कि आप डायरेक्टली यहाँ से H2O को निकाल पाओ, है ना। वैसे तो मैकेनिज्म पे भी जा सकते हो, ठीक है, मैकेनिज्म लिखवा देंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हो यहाँ से। क्या? C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये, ठीक है, देखो क्या मैच कर रहा है, 1,3-डाइफिनाइल 1,3, देखो 1 2 3 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। एक काम करो, दैट इज 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on, ठीक है, ये आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। एक्स और वाई को आइडेंटिफाई अगर मुझे करना था तो एक्स तो ये होगा बेंज़ेल्डिहाइड और वाई आपका क्या होगा, दैट इज एसिटाफिनॉल। ठीक है, गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, कीटोन एक एल्डिहाइड, आप टॉलन भी कर सकते हो, आप टॉलन कर लीजिए, बेहतर रहेगा, तो आप टॉलन टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। टॉलन टेस्ट आपको ये दे देगा और ये नहीं देगा। ठीक है, तो तीनों स्टेप में आप ये रिएक्शन को कर सकते हो। अगर आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो बच्चों आप जान सकते हो। दिस इज योर रिएक्शन। आपने बेस डाला इसके ऊपर, तो बेस ने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो टेक्निकली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड हो CH2 नेगेटिव। अब आप इसके ऊपर बेंज़ेल्डिहाइड डाल देंगे तो आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक
कार्बन है, ठीक है, ये अटैक करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कार्बन ये O नेगेटिव बन जाएगा, ये यहाँ पे आपका रिंग बन जाएगा और ये हाइड्रोजन होगा। अगर आप इसे H पॉजिटिव देंगे तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक कर जाएगा, टेक्निकली उल्टा बोल दिया मैंने, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, आपको यहाँ से C डबल बॉन्ड O कार्बन कार्बन OH और ये रिंग मिल जाएगा। और अगर आपने इसको हीट कर दिया, ठीक है, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो यहाँ से आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा और डायरेक्टली आप यहाँ से रिंग बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐसा ट्रिक से भी बना सकते हो, H2 और ऑक्सीजन निकाल दो, डायरेक्टली आपको यहाँ से कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये हो गया। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 2 पॉसिबल पेप्टाइड्स। सिंपल क्वेश्चन, अगेन ये भी मुश्किल नहीं था, नॉर्मल आपको पता है पेप्टाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको H2O को एलिमिनेट करना है, तो पहला केस लगा दीजिए CH3N, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, ये NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH। दूसरे केस में यहाँ से NH2 इधर रखिए, ठीक है, कार्बन C डबल बॉन्ड O OH, दोनों को आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ से अगर आप वाटर निकाल दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2 है और टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो यहाँ से अगर मैं H2O निकाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CH3CNH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NHC C डबल बॉन्ड O OH। अब मैं दूसरी साइड से ले रही हूँ क्योंकि अब मैं इसका OH यूज़ कर लेती हूँ दूसरे केस में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास फॉर एग्जांपल कार्बन NH2 इधर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके C है, ठीक है, एक इसके पास CH3 भी है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और ये OH अब इधर ले जाओ। अब इसका रिएक्शन इस साइड वाले से कर दो, तो ये OH इधर कर दो, C डबल बॉन्ड O कर दो, C कर दो और NH2 कर दो। यहाँ से आप वाटर को फिर से एलिमिनेट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगी आपको OH C डबल बॉन्ड O C CH3N C डबल बॉन्ड O C NH2। तो आपको दो मिलेगी, एक बार इसका OH यूज़ कर लो, एक बार इसका OH कर लो, एक बार इसका नाइट्रोजन, एक बार इसका नाइट्रोजन, तो आप दो के पेयर बना देंगे, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट वन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों को एक एक करके आप यहाँ पर से जो है प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है केराटिन, इंसुलिन, मायोसिन आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज केराटिन एंड इंसुलिन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ। अब आपको पता है प्रोटीन आपके पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, वन इज योर फाइब्रस प्रोटीन एंड वन इज योर ग्लोबुलर प्रोटीन। और आपको याद भी है केराटिन के टाइप में मैंने आपको बताया था बालों में होता है, सो बाल आर स्ट्रेट, राइट। तो केराटिन आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ केराटिन प्रोटीन की फिजिकल प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा आप याद रख सकते हो ये है कि वो इनसॉल्युबल, आपका जो बाल है टेक्निकली पानी में सॉल्युबल तो नहीं होता, याद रखने का भी तरीका है। सो केराटिन इज इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और साथ में आप रख लेना ये फाइब्रस प्रोटीन है और उसका उल्टा हो जाएगा वो ग्लोबुलर प्रोटीन है और सॉल्युबल इन वाटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नीता वॉज एक्सपेरिमेंटिंग, इसको अलग से लिखा हुआ है, नीता वॉज एक्सपेरिमेंटिंग इन अ लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन रिएक्शन किया है प्रोपेनॉल का 2 टेम्परेचर के ऊपर, और अगेन यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए प्राइमरी एल्कोहल का 2 टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, H पॉजिटिव एक टेम्परेचर है मेरे पास 140 डिग्री सेल्सियस और एक है 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने हमेशा ये रिएक्शन करा है, दैट इज अगर मैं टेम्परेचर हाई रखती हूँ, ठीक है, सो हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होता है और आपको हमेशा यहाँ पे इवन एलिमिनेशन में एल्कीन मिलता है। लेकिन अगर टेम्परेचर स्लाइटली कम है, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 413 केल्विन और 443 केल्विन का टेम्परेचर यहाँ पे होता है, तो आपको यहाँ से मिलता है एल्कोहल
और ये पहला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल यूजिंग प्राइमरी एल्कोहल, जिसमें आप सिमेट्रिक एल्कोहल बनाते हो, ठीक है। यू मेक सिमेट्रिक एल्कोहल कंटेनिंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स, राइट। सो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ 140 डिग्री पे आप बोलोगे कि आपको मिलेगा डाई इथाइल ईथर, और 180 डिग्री पे आपको क्या मिलेगी, एल्कीन, ठीक है। मैकेनिज्म पूछा है तो इसका मैंने बोल दिया इवन मैकेनिज्म है, क्योंकि एल्कोहल के ऊपर एलिमिनेशन इवन लगता है, और ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये SN2 मैकेनिज्म है, इसीलिए प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स यूज करेंगे, तो इसका मैकेनिज्म SN2 होगा। बस इतना ही बताना था। प्रोडक्ट का एक नंबर था, आधा नंबर मैकेनिज्म का था, प्रोडक्ट का एक नंबर, आधा नंबर मैकेनिज्म का, ये आप कर लेते तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्या ये भी मैंने अलग से लिखा हुआ है, हाँ, वेरियस आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स हैव द फॉर्मूला C4H9Cl, ठीक है, C4H9Cl, ठीक है। तो यार ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। सो टेक्निकली उसने क्या बोला है कि क्या एक और कुछ पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है ना। तो उसने क्या बोला है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 मैकेनिज्म। सो SN1 यू नो इज बेस्ड अपॉन कार्बोकेटाइन, एंड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप सभी लोगों को याद है क्या होती है, इट इज टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो मोस्ट फेवरेबल कौन सा होगा, तो अगर मैं बोलूँ दिस इज अ प्राइमरी वन, दिस इज अ सेकेंडरी वन, दिस इज अ टर्शरी वन, एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी वन। सो मोस्ट स्टेबल होगा ये, ठीक है, आपको बताना है कंपाउंड है ये होगा, एंड इसका रीजन हमने बता दिया बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसका अगर IUPAC नेम आपको देना होता तो आप कर सकते थे 1 2 3, दैट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नहीं, आपको इसका स्ट्रक्चर बताना था, तो दैट वुड हैव बीन योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलें बढ़े आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी मैंने शायद अलग से लिखा हुआ है तो अलग से सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको इस रिएक्शन के लिए बताना है, ये बताना है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EM, अच्छा इक्विलिब्रियम दे रखा है, आपको EMF बताना है, ठीक है, और लॉग का वैल्यू भी दिया है। तो फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको हर बार मैं बता चुकी हूँ। लॉग के इक्विलिब्रियम होता है NE0/0.0591, ठीक है। अब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना दे रखा है, 4.617 इंटू 10⁻184, बाप रे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने पड़ेंगे, तो अगर मैं SN4+ से SN2+ जा रही हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में जा रही हूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है जैसा मैं देख पा रही हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अगर मैं दोनों तरफ से कॉमन इलेक्ट्रॉन्स निकालूँ तो ये इक्वेशन ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई होगी और ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 निकल कर आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 2, E0 आपको बताना है 0.0591, ठीक है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये log 4.617 प्लस log ऑफ 10⁻184 हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आप, अच्छा इसका पूरे का वैल्यू ही दे रखा है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो पूरा वैल्यू आपको कितना दे रखा है इसने, 184.6644, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0591 से, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, और यहाँ से E0 आएगा। सिंपल था ये, देखो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, बट फॉर्मूला सिंपल है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से आपको रफली E0 का वैल्यू मिलेगा 1.8 के अबाउट, अगर आप पूरा लिखना चाहते हो 1.8152 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। पहला पार्ट, व्हाट विल बी द E0, व्हाट विल बी द E0 ऑफ द हाफ सेल इफ E0 ऑफ हाफ सेल इज इतना। देखो पहली बात आपको पता है E0 ऑफ सेल क्या होता है, दैट इज E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है। अब अगर आप इस सेल को देखोगे रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो आपको दिख रहा है SN4+ से SN2+ में जा रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम 3+ में क्या हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन वाला कैथोड होता है, ऑक्सीडेशन वाला एनोड होता है, ठीक है। आपको E0 सेल पता चल चुका है कितना है, 1.8152, ठीक है। कैथोड आपको पता है 10 है, और 10 का आपको दे रखा है 0.15, और आपसे E0 ऑफ एनोड पूछा है, दैट इज एल्यूमिनियम का पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो रफली इट इज, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, E0 ऑफ एनोड आपको रफली माइनस में मिलेगा, ठीक है। E0 ऑफ एनोड वुड बी दैट वुड बी पॉइंट, इधर ही रख लेती हूँ चलो, तो 1. या उधर लेके चले जाती हूँ, आंसर सही मिलेगा, 0.15 माइनस 1.8152, तो रफली आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा -1.66 वोल्ट, ठीक है। E0 ऑफ द सेल शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये एनोड है तो ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, और आपको पता भी है एल्यूमिनियम का नेगेटिव में ही आता है, तो दैट वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर,
ठीक है, चलिए तो इसी के साथ सेक्शन नंबर सी भी हो जाता है। अच्छा था, मज़ा आया मुझे करके, और आई होप सो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी आया होगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी देखो तैयारी, मुझे पता है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपकी हो सकता है यार बहुत अमेजिंग ना हो रखी हो, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होगे डेफिनेटली, बट दिसंबर जनवरी तक इसी स्टेट में हम लोग को आना है, यही टारगेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस बेस्ड दो हैं, एक आपको दिख रहा है काइनेटिक्स का। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर से आप मार्क कर लो इंपॉर्टेंट बात कि उसने बोला है फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, तो रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर प्रोपोर्शनल है यानी कि H2 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Br2, यानी कि Br2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो हाफ है और H2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ से जब चलाओ नहीं तब चलना है, जब नहीं चलाओगे तब चलेगा नहीं, उल्टा ही काम करेगा। सो टेक्निकली यहाँ से उसे आपसे बहुत सारी बातें पूछी हैं। पहला, प्रेडिक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन एक्सप्रेशन, तो रेट क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, इट इज के H2 के रिस्पेक्ट में 1 है और Br2 के रिस्पेक्ट में आधा है, ऊपर ही लिखा था ये बात। ठीक है, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज 1 प्लस हाफ, रेट लॉ से निकाल देंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो आधा नंबर इसका है, आधा नंबर इसका। व्हाट इज द यूनिट, तो यूनिट देखो वैसे तो मैंने आपको जनरल यूनिट्स भी लिखवाई हुई हैं, लेकिन अगर मैंने जनरल यूनिट क्या लिखवाया, जनरल फॉर्मूला क्या होता है के का, दैट इज कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। अब n का वैल्यू यहाँ से क्या है, दैट इज हाफ, तो कंसंट्रेशन इज 1 माइनस हाफ सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर में हाफ सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर हाफ सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा मोल की पावर हाफ लीटर की पावर में माइनस हाफ है, लीटर की पावर में प्लस हाफ, और सॉरी अगर मैं बोलूँ तो दिस इज मोल की पावर हाफ लीटर की पावर माइनस हाफ और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कैसे चेक करें मैम, सही यूनिटी लिखी है तो मैंने उसकी ट्रिक भी बताई है, लीटर की पावर में क्या है माइनस हाफ, इसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, यही ऑर्डर था, सही है। ठीक है, तो आप जनरल फॉर्मूला ये याद रख लेंगे तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, और अगर ये भी नहीं आता तो आप नॉर्मल रेट लॉ पे जाओ, रेट लॉ कहेगा K इंटू कंसनट्रेशन की पावर हाफ, तो यहाँ से निकाल लेना कंसनट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल्स टू K इंटू कंसनट्रेशन की पावर हाफ, तो यहाँ से K क्या हो जाएगा, दैट इज कंसनट्रेशन अपॉन कंसनट्रेशन की पावर में हाफ इज 1 बाय टाइम, तो ये हो जाएगा कंसनट्रेशन की पावर में 1 माइनस हाफ और टाइम की पावर हाफ, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर ये नहीं याद हो पा रहा तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, अगर आपने Br2 को ट्रिपल कर दिया तो Br2 ये रहा, अगर आप इसको ट्रिपल कर रहे हो, ठीक है, 3 गुना कर रहे हो, तो टेक्निकली आगे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना, मतलब कि रेट अब क्या हो जाएगा, K इंटू H2 इंटू 3 Br2 की पावर में हाफ, तो टेक्निकली 3 की पावर हाफ बाहर आ जाएगा और ये पुराना रेट रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी इवेंचुअली, पूरे रेट पर क्या असर पड़ा, पूरे रेट पर आपके क्या असर पड़ा, तो पूरा रेट आपका √3 टाइम्स पुराने रेट के हो जाएगा, बस इतना लिखना था। ठीक है, अगर H2 की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करोगे तो ये ज़्यादा सिंपल रहेगा, H2 को ट्रिपल कर रहे हो तो टेक्निकली रेट बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू 3H2 और Br2 तो ऐसे ही रहेगा, तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ K, 3 टाइम्स ऑफ पुराना रेट, तो H2 के केस में 3 टाइम्स हो जाएगा और Br2 के केस में √3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, suppose a reaction between A and B was found out to be first order with respect to A and B both, this is the rate equation, which of the following two mechanism is consistent with this experimental finding, यानी कि ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको एक दे रखा है क्या, 2 मैकेनिज्म, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसलिए 2 स्टेप में दिया, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो स्टेप बताता है, तो स्लो स्टेप में आपका जो ऑर्डर है वो मॉलिकुलरिटी के बराबर होता है। ठीक है, और क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी कितनी है, 1, तो ऑर्डर इसका 1 आएगा, और इस केस में अगर मैं बोलूँ तो इस केस में आपका जो मॉलिकुलरिटी है वो कितना है, 2, A प्लस B 2, तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है, 2, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, तो इसीलिए मैकेनिज्म 2 वुड बी द सब्स्टिट्यूटेड वन, फेवरेबल वन, ये आपका सही रहेगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो स्टेप मॉलिकुलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर, 2 इज मॉलिकुलरिटी, 2 इज ऑर्डर, 2 इज ऑर्डर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर या मैकेनिज्म नंबर B। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सा क्वेश्चन है। ठीक है,
उसने बोला अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, द पीकेबी वैल्यू इज अ मेजर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस, लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी मोर इज द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, हमें पता है। तो हमने क्या किया कि हमने जो ये एक्स ग्रुप है, ये जो एक्स ग्रुप है ना, इसको हमने अलग अलग चीज़ों से रिप्लेस करा और यहाँ पे भी एक्स ग्रुप को अलग अलग चीज़ों से रिप्लेस करा, ठीक है। तो इनको एक ऐसा टेबल मिल गया, ठीक है। अगर इसने इसको अलग अलग चीज़ों से रिप्लेस करा, ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। देखो इसने अलग अलग चीज़ों से रिप्लेस कर दिया इसको, ठीक है। तो यार देखो नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, क्योंकि CH2 है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तुमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा तो PKB है उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। किसका वैल्यू बढ़ेगा, PK का बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी PKA इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, PKA सबसे ज़्यादा, मतलब टेक्निकली मैं बोलूँ तो हम बोलते हैं कि बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKA, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। बताओ बताओ बताओ, बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKA। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बेसिक मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, क्योंकि उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं और नीचे नीचे जा रहे हो तो बेसिक नेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही उसने यहाँ पे बात बोली है। तो इससे रिलेटेड फिर उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे, ठीक है। पहला है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन PKB और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ प्रोपाइल अमाइन। तो देखो प्रोपाइल अमाइन की बात की है, PKA दे रखा है, PKB पूछा हुआ है। तो आपको पता है जो PKA है और PKB है उसकी जो वैल्यू का सम होता है 14 होता है, उसने बताया भी और आपको पता भी है, ठीक है। तो आप सभी के लिए यहाँ से पहले PKA के थ्रू PKB निकालोगे 14 में से माइनस करके, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 14 माइनस 10.67 कर रही हूँ, जल्दी लिखने के लिए बस कर रहे हैं, तो ये 3.33 आएगा, ठीक है। अगेन 14 माइनस 10.08 करोगे, वहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है जनरली, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेटा, बट इस बार उन्होंने इंक्लूड करा है कॉम्पिटेंसी के बेस पे, तो यू नेवर नो, आ भी सकती हैं कोई ना कोई ऐसी वैल्यू। तो 4.55, ठीक है। रफली अगर मैं 14 में से इसको माइनस करूँ 9.28 को, तो ये 14 माइनस 9.28 इज 4.72। इसका वैल्यू मुझे बताया नहीं है तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं। अब उसने ग्राफ बनाने को बोला है किसके बीच में, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं, उसने ग्राफ बनाने के लिए बोला है फर्स्ट पार्ट में किसके बीच में, दैट इज बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस PKB, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस PKB। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ वो तो उधर दे ही रखी है, तो आप रफली बेसिक में बस अंदाजे के लिए बोल रही हूँ, तो आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो सभी का वैल्यू आप देख रहे हो कि 0 से 3 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो 0 यहाँ पे आप रख लो, ठीक है। तो 0 है और 3 बल्कि 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको 0.5 में बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 0.5 कर लो या 1 कर लो, 1.5 कर लो, 2 कर लो, 2.5 कर लो, 3 कर लो, ऐसा करके भी कर सकते हो आप। ये ले सकते हो बीच में, या फिर आप डायरेक्टली 3 से भी शुरू कर सकते हो। अगर मेरा ग्राफ वैसे 2.5 से शुरू कर लो तो बेटर है, 2 से शुरू कर लो तो भी बेटर है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 2, 2.5, 3, 3.5, 4 कर लेती हूँ, ऐसे मैं इधर भी ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2, 2.5, 3, 3.5 और ऐसे ही 4। थोड़ा सा जैसे आगे किंक बना देना जो हम बना देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो अगर मैं जैसे बोलूँ 2.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, 2.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, रफली 3.33, ठीक है। तो रफली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, कुछ ऐसा आप जब है इस ग्राफ को बनाओगे, रफ बना के भी दोगे तो भी चलेगा। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो आपका कुछ इस तरीके से ये ग्राफ निकल के आएगा। तो आपको पेपर में जब करना होगा तो पहले ये वैल्यूज़ वहाँ पे शो करनी पड़ेगी, उसके बाद एक रफ फिगर अगर ग्राफ देगा, वैसे देगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो ग्राफ में आप बनाओगे, थोड़ा बहुत आपको टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, ठीक है, ऐसा 1-2 पॉइंट नीचे ऊपर जाते हो, लेकिन आप एक डॉटेड लाइन से उसको स्ट्रेट दिखा देना। तो क्योंकि उससे आपको इसका इन्फ्रेंस बताना है, ठीक है। तो इन्फ्रेंस क्या हो जाएगा, इसका क्या बोला है उसने, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सबस्टेंट एंड इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पे बढ़ता है। तो अगर मैं बोलूँ तो बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के ए एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये पूरा ही लिख देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको सारी बातें यहाँ से इस पर एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक और पार्ट था इसका, चलिए ठीक है, क्या पार्ट है दूसरा, ग्राफ हो गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C6H5CON की 3.7 है, ठीक है, अगर इसने बोला ये वाला 3.7 का, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pKa। तो देखो pKa पूछा है, तो ऑब्वियसली pKa की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो नीचे जा रही हूँ तो डिक्रीज होगी, तो 9.28 से तो कम ही होगी, ठीक है। तो 9.28 से कम वैल्यू केवल एक ही दे रखी है, क्या, 9.1। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। pKa वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटेड पिपरिडीन X की अगर मैंने 8.28 पाई है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई। देखो 8.28 pKa पे जाओ तो pKa 8.36 के लिए इतना है, तो ऊपर ही जाओगे तो 8.28 कहाँ पे होगा, 3.44 और 3.12 के बीच में, है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं जा रही हूँ तो 3.44 और इसके बीच में अगर मैं जाऊँ तो किससे मैच करेगा, ऑप्शन नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर, अगेन मैं बोलूँ तो 3.4 और क्या है मेरे पास ऑप्शन, 3.4 और सॉरी इधर नीचे नीचे की तरफ जा रही हूँ ना, 3.28, तो 8.36 और 7.94 के बीच में, तो 3.4 और 3.6 के बीच में होगा। तो यहाँ से इसके हिसाब से आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जर्व करो क्या बोला उसने आपको, उसने बोला कि अगर pK 8.28 है तो क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नीचे जा रही हो तो डिक्रीज हो रही है ना, तो 8.36 और 7.94 के बीच में ही होगी, तो किसके बीच में होगी, 3.4 और 3.6 के बीच में होगी, और 3.4 और 3.6 के बीच में, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल वैल्यू ऑफ pKa अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 3 है। अब 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 3 कहाँ है मेरे पास, किसकी बोलिए, पर ये भी तो देख लें, किसकी बोलिए, सूटेबल वैल्यू ऑफ प्रोपाइलअमाइन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है प्रोपाइलअमाइन की, कहाँ गई, ये रही 3, तो यार 3 तो बहुत ही नीचे है, ठीक है। तो मैंने इसका भी निकाल लिया था, कितना निकाला था, रफली 9.1, तो 9.1 से तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा ही होगी, तो करेक्ट आंसर जो इसके साथ मैच कर रहा होगा दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 10.1, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अरे चल जा, सिलेक्ट ही नहीं करा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आइए, हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स का है बट ये हम ऑलरेडी सब समझ चुके हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्सटेंट अफेक्ट द पीकेबी वैल्यू, ये अभी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बेसिक नेचर आपका घटेगा तो पीकेबी बढ़ेगा, ठीक है। तो पीकेबी वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही होगी। और गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू, अगर आप इसको और भी डिटेल में देना चाहते हो तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई देखो जब भी तुम एक बेस बना रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम अमाइन को ही पकड़ लो, ठीक है, तो अगर तुम अमाइन को एक बेस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ये H पॉजिटिव को ले लेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये CH3 NH3 पॉजिटिव बनाएगा, तो यहाँ पर इसको ऐसा ग्रुप चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन टेक्निकली डोनेट करे, ठीक है, और ये डोनेट कर रहा है तो ये बेसिक नेचर बढ़ा रहा है। लेकिन अगर वहीं पे मैंने इसके साथ COO लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड का, उसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जनरली वही होंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बेसिक नेचर हमेशा कम होगा, बेसिक नेचर कम होगा तो पीकेबी हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, और ये तो सेम ही है, ये हमने ऑलरेडी कर ही लिया, ठीक है, ये कर लिया। आइए सेक्शन नंबर ई लास्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। आपको 31st क्वेश्चन दिख रहा है, पर्पल कंपाउंड ए है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, 3 टेस्ट ट्यूब में डाला है H2SO4 के साथ, तो आपको समझ में आ रहा होगा एसिडिक, यानी कि मैं KMnO4 या K2Cr2O7 की बात कर रही हूँ, एसिडिक मीडियम में इसको क्या कर रही हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज ही करेगा। ऑक्सिलिक एसिड आपको पता है ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, C2O4 CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। PbS इज H2 नेगेटिव, तो यहाँ से अगर मैं S2 नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करूँगी तो रफली यहाँ पर से भी आपको क्या मिल जाएगी, सल्फेट गैस मिल जाएगी, दैट इज S नेगेटिव, है ना। और अगर मेरे पास Ki है तो I नेगेटिव मेरे को आयोडीन लिबरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसने आपसे पूछा है क्या, अच्छा ये पूछा है वॉलेट वेपर्स किस में मिलेगा, तो वॉलेट वेपर्स Ki यानी कि 3rd टेस्ट ट्यूब में मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको I2 मिल जाएगा। एफरवेसेंस गैस आपको CO2 गैस होती है तो वो टेस्ट ट्यूब नंबर ए में मिलेगी। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने थे। अरे बाप रे,
मैंने तो सिलेक्ट भी नहीं कर रखा है। अरे अच्छा ये इसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला हमने लिखा हुआ है तो अलग से करते हैं। चलिए 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 चलिए, थके तो नहीं हो? थकना मना है यार, थकना तो मना है। एक सेकेंड बच्चों, इंसान वही है जो आखिरी दम तक हार ना माने और कंप्लीट करे अपने टारगेट्स को जो वो लेकर बैठा है। वही सच्चा इंसान और सच्चा कॉम्पिटिटर निकल के आता है। तो जो बच्चा फिनिश लाइन को क्रॉस करता है केवल वही विनर है। अगर आप फिनिश लाइन के एकदम पास आके हार गए हो तो फिर तो वो गिव अप करना ही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगर मेरे पास Mn2+ है तो वो D5 कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अच्छा जब भी मैं बोल रही हूँ डेल नॉट इज लेस देन P, यानी कि डेल नॉट V कम है, तो ये वीक लिगेंड की कहानी है ना। जब भी आपका डेल नॉट कम है तो मतलब ऑब्वियसली कि मैम स्प्लिटिंग कम हुआ है ना, तभी तो ये गैप छोटा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 है तो अगर डेल नॉट कम है तो वीक लिगेंड है, तो यानी कि कोई पेयरिंग नहीं करेगा, नो पेयरिंग। ठीक है, तो नो पेयरिंग करेगा तो 1 2 3 4 5 EG और T2G में जाएगा। तो ये इसका डायग्राम दिखेगा कुछ। ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर 3D ऑर्बिटल, ये 3D ऑर्बिटल डाल देना। ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखा दिया है, वीक लिगेंड है क्योंकि डेल नॉट स्मॉलर है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? अगर मैं बात करूँ यार इसके सारे D ऑर्बिटल फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अंदर वाला D तो यूज कर नहीं सकता, तो ये क्या बनाएगा? sp3d2 ही बनाएगा। और अगर ये sp3d2 ही बनाएगा, रीजन लिखोगे क्या? बिकॉज ऑल इनर D ऑर्बिटल इज फिल्ड, तो ये sp3d2 ही बनाएगा। और अगर sp3d2 है तो लिख भी देना, ऑक्टाहेड्रल है ये तो पता ही है। अब आइसोमेरिज्म कौन सा पॉसिबल है? देखो क्या बोला है, D5 है और 3 डाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि EN3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। और आपको पता है यार EN3 अगर है तो और कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हो नहीं सकता है। और EN3 में आपको पता है कि एक आइसोमेरिज्म बन जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि इसका टेक्निकली सिस फॉर्म है। ठीक है, सिस फॉर्म जो होता है इसका टेक्निकली, जो एक यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 1 2, ठीक है, तो एक यहाँ वाला और यहाँ वाला। टेक्निकल इस केस में आप देखते हो कि इसका जो है, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये वाले केस में यहाँ पे आप देखते हो कि सिस जो फॉर्म होता है वो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स दे देता है। तो सिस फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दे देता है MEN3 या MAA3 टाइप के कॉम्प्लेक्स में। तो आइसोमरिज्म यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? दिस वन। ठीक है, इसके पास GI भी होता है और OI भी होता है। यहाँ पर अगर मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बोलूँ तो 3 होते हैं, जिसमें से केवल एक ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ऑप्टिकल एक्टिव वाला आपका स्टीरियो आइसोमर बनाता है सिस और ट्रांस। मतलब बेसिकली पहले आप सिस और ट्रांस बनाओगे, ट्रांस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। सिस का आप 2 जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बना देते हो, राइट। सो दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चलिए नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से काफ़ी सारी बातें उसने आपसे पूछी हैं, थोड़ा सा जूम इन मार लेते हैं। चलिए ABCD ये सब बताना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले मेटल, सेंट्रल मेटल कौन सा है? कोबाल्ट दिख रहा है आप सभी लोगों को। ठीक है, कन्फिग्रेशन दे दी है, हाइब्रिडाइजेशन दे दी है, टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन COF4 2 नेगेटिव इज कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग यानी कि 3D7 है। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। पैरामैग्नेटिक है, ये बात तो दिखी गई है। उसके बाद अगला कॉम्प्लेक्स है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस मेटल, H2O है और C2O4 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, आप सभी लोगों को पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एक सेकेंड, जैसे जैसे आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, कहाँ पे ओपन है, जैसे जैसे आप लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है वो आप लोगों की डिक्रीज होती है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, विच क्वेश्चन इज दिस? दिस इज राइट, आई कैन सी द क्वेश्चन, यप। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन के केस में अगर मैं जाऊँ तो ये आप लोगों को दिखेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि कार्बन सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आपके पास दैट इज नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन है, बट कार्बन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो ये आपको क्या कर देगा? पेयरिंग
आप लोगों के लिए कर देगा। और वैसे भी अगर मैं देखूं तो क्रोमियम की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम 3+ दिख रहा है, और क्रोमियम 3+ है तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी 3D3 कन्फिग्रेशन है। और D3 में आप ना स्ट्रॉन्ग फील्ड देखो ना वीक फील्ड देखो, D3 हमेशा क्या बनाता है, जो दे भी रखा है आप लोगों को, दैट इज D2sp3, क्योंकि यहाँ पे आपका हमेशा अंदर वाला D खाली रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो D3 है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक रहेगा, सिंपल क्वेश्चन था आगे। ठीक है, लास्ट केस में जाते हैं NiCO4, बहुत ज़्यादा बार पूछे वाला क्वेश्चन, हर बार मैं बोलती हूँ। 3D8S4S2 है, बट आपको पता है पेयरिंग हो जाता है तो 3D10 4S0 हो जाता है, और अगर ये D10 है तो ये हमेशा sp3 बनाएगा, और sp3 बनाएगा तो ये बेटा टेट्राहेड्रल होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद भी ये टेट्राहेड्रल बनाता है। ठीक है, और ये बस पूछना था। और ये आपको यहाँ से भी दिख रहा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो हिंट दे रहा था D10 है, D10 है तो sp3 है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, बट इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, राइट द आयनिक इक्वेशन, तो ये तो नॉर्मल इक्वेशन है बेटा, ऑक्सीडेशन करना था। ठीक है, H2S अभी वही इक्वेशन जो हमने डाली है, और SO4 का। ठीक है, तो मैं इसको अलग से लिख देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग परेशान ना हो। वैसे आप लोगों को ये इक्वेशन आनी चाहिए, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो Cr2O7 पहली वाली 2 नेगेटिव का रिएक्शन अगर मैं कर रही हूँ एसिडिक मीडियम में H2S के साथ, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Cr2O7 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्रोमियम में। ठीक है, 3 पॉजिटिव में, साथ में सल्फर। ठीक है, H2 नेगेटिव सल्फर में आपको ऑक्सीडाइज होता हुआ मिलेगा, और साथ में वाटर। अब आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हो चार्ज के बेसिस पे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे तो 714 मिल जाएगा, ये 14H2O हो जाएगा। और अगर मैं सल्फाइड के बेसिस पे यहाँ पे इसको बैलेंस करूँ तो इसको सही से लिख दो, H पॉजिटिव और H2S। ठीक है, तो अगर मैं इसके बेसिस पे यहाँ पे ऑक्सीडाइज करूँ तो इसके आगे हम डालेंगे 3, इसके आगे आएगा 8। ठीक है, और सल्फर के आगे हमारा आ जाएगा दैट इज 3, और क्रोमियम के आगे आ जाएगा 2। ठीक है, तो दैट वुड बी योर इक्वेशन। नेक्स्ट आपको आयरन का करना है, Fe2SO4 है तो Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव, अगेन H पॉजिटिव है, और Fe2 पॉजिटिव है तो Fe2+ का ऑक्सीडेशन Fe3+ में होता है, तो क्रोमियम 3+ रहेगा, Fe2+3+ रहेगा, और पानी रहेगा। फिर से बैलेंस आउट करेंगे तो 14 नहीं, ऊपर वाले में आई थिंक हमने ज़्यादा डाल दी, 7, तो ये हो जाएगा 14H2O। ठीक है, और अगर मैं साथ में मेंशन करूं तो, अरे यार उल्टा लिख दिया है, 7 तो यहाँ पे 14 होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चार्ज को भी बैलेंस आउट करना पड़ेगा ना, तो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम डालें तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 6, 2 और 6। ठीक है, तो आपको दोनों की इक्वेशन लिखनी थी। देखो पहले मतलब आपको ब्रॉडर पिक्चर में बैलेंस तो आप कर ही लोगे, इक्वेशन में क्या याद रखना है, ये और ये और ये और ये और ये तो कॉमन है, बदल क्या रहा है मैंने आपको हमेशा लिखवाया है, याद करवाया है, H2 नेगेटिव सल्फर में जा रहा है और Fe2 पॉजिटिव आपका Fe3 पॉजिटिव में जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कम से कम याद रख लेते हैं। ठीक है, गिव द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटाइल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। चलिए, तो दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और ये मैंने आपको लिखवाया भी है कि जब आप इसका रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन और कार्बन। तो टेक्निकली ये होता है, आपको ये मिलता है। ठीक है, मैंने हमेशा बोला ऑक्सीजन आपका एल्कोहल का आता है, दिस इज ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल, और क्या निकलता है, HCl निकलता है। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन में पिरिडीन यूज़ करते हैं, ताकि क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली पिरिडीन एक बेस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, एक एसिड बन रहा है। तो जब यहाँ पे पिरिडीन आप डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है, अगर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन अगर होगा तो इसकी मात्रा कम होगी, और इसकी मात्रा कम होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपको लिखना क्या था, वी आर यूजिंग पिरिडीन सो दैट इट न्यूट्रलाइजेस द प्रोड्यूस्ड HCl सो दैट द रिएक्शन कंटिन्यूज टू मूव टुवर्ड्स इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसीलिए आप इस रिएक्शन में पिरिडीन को यूज करते हो। ठीक है, क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, क्या बोला, क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। अगर मैं क्रिसॉल की बात करूं, ठीक है, एक सेकेंड, क्रिसॉल की मैं बात करूं तो देखो जब भी एसिडिटी का सवाल आएगा तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर मैं क्रिसॉल की बात करूं तो वहां पे आपके पास क्या होता है, एक
दैट इज योर, अब इसने बताया नहीं कि ऑर्थोक्रोसॉल है या मेटाक्रोसॉल है, क्या क्रोसॉल है, तो मैं रफली एक मान के चल रही हूँ कि CH3 ग्रुप लग रहा है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल फिनॉल है। तो आपके पास जब भी मैं एसिडिटी की बात करती हूँ तो एसिडिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, दैट इज -I या -M इफेक्ट, एंड CH3 इज ऑलवेज गिविंग यू +I इफेक्ट। तो बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट, ठीक है, ये हमेशा लेस एसिडिक होगा, बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप इट इज ऑलवेज लेस एसिडिक देन योर फिनॉल, ठीक है। Williamson ether processes is used for the preparation of ether from alkyl halide. Identify the alkyl bromide and sodium alkoxide used for the preparation of ethoxy, 2-ethoxy, ठीक है, 3-methyl pentane, 2-ethoxy, 3-methyl, 2-ethoxy, 3-methyl pentane, 1 2 3 4 5, 2 पे इथॉक्सी, 3-methyl pentane, राइट। सो ये बनाने के लिए उसने बोला है कि किस किस्म का हमें स्ट्रक्चर में आपके रिएक्टेंट्स को लेना पड़ेगा। देखो हमेशा आपको पता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज प्राइमरी। तो एक ऑप्शन है कि यार हैलाइड इधर लगा दो और एक ऑप्शन है कि हैलाइड आप इधर लगा दो। इधर लगाओगे तो ये सेकेंडरी ग्रुप है और इधर लगाओगे तो प्राइमरी ग्रुप है। तो आपको पता है कि प्राइमरी ग्रुप पे ही लगाओगे, तो टेक्निकली आपको क्या लेना पड़ेगा, इधर से तो आपको Br, दिस इज द Br आपको लेना पड़ेगा, और दूसरे केस में अगर मैं जाऊं तो 4 ये है और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा दैट इज दिस इज ON। तो जब आप ये लेके चलोगे तो यहाँ से और यहाँ से हटेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, NaBr रिमूव हो जाएगा, बट दिस इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता हुआ दिखेगा। अगर आप उल्टा कर देते, Br यहाँ लगा देते और ON यहाँ पे लगा देते तो गलत होता, एल्कीन मिलता, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन चलता है। तो आपको एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, या एल्काइल ब्रोमाइड जो भी है यहाँ पे आपको प्राइमरी लेना था, तो आपको C2H5Br ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट है कन्वर्जन। टोलीन को 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, टोलीन को 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं पहले टोलीन से एसिड बना देती हूँ और फिर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देती हूँ। तो अगर मैं टोलीन के ऊपर KMnO4 KOH डालती हूँ, आपको याद है ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, तो मेरे को यहाँ से बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, और बेंजोइक एसिड का बस अब मैं नाइट्रेशन कर देती हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। HNO3 के साथ अगर मैं बात कर रही हूँ तो और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो मेटा पोजिशन पे आपको नाइट्रो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन से मुझे क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो पहले मुझे COCH3 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, राइट, एंड उसके बाद मैं यहाँ से आपको टेक्निकली क्या कहते हैं NO2, मतलब मेरे को दो चीज़ें चाहिए, एक तो NO2 चाहिए और एक नॉर्मल मुझे क्या चाहिए, दैट इज ये वाला ग्रुप आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका पहले, ठीक है, पहले, क्योंकि मेरे को पता है दिस इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का प्रिपरेशन मैंने 3 पढ़ा हुआ है मेनली, एक फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन कैडमियम वाला और एक नाइट्राइल वाला। तो मैं असाइलेशन से बना सकती हूँ इसको, ठीक है, या तो मैं पहले फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन करके फिर नाइट्रेशन कर दूँ, या नाइट्रेशन करके ये कर दूँ, दोनों में से एक ही बात बने, दोनों में से सेम ही चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं चलो नाइट्रेशन ही कर देती हूँ, दैट इज HNO3 और H2SO4, तो यहाँ से आपको NO2 मिल जाएगा, और NO2 अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे, दैट इज C डबल बॉन्ड OCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये आपको मेटा पोजिशन में मिल जाएगा। तो आप ये स्टेप पहले कर लो या ये स्टेप कर लो, दोनों में से सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए काफ़ी लंबा पेपर, खैर। आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कौन आपको HVZ रिएक्शन देगा, तो HVZ रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं तो इसके पास कोई भी अल्फा नहीं है, लेकिन अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर
CH3 है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपको HVZ रिएक्शन दे देगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि मैं अल्फा हेलो एसिड बनाती हूँ, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करती हूँ। Alcohols are acidic but they are weaker acid than water. Arrange various isomers of butanol in increasing order of their acidic strength. Give a reason for the same. पहली बात, alcohols are acidic but weaker क्यों? क्योंकि अगर मैं ROH की बात करूँ और मैं H2O की बात करूँ तो R एक प्लस I, ठीक है, R एक प्लस I, अरे यार R एक प्लस I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है और प्लस I शो करने वाला ग्रुप हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो बिकॉज ऑफ प्लस I इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स वी विल से कि एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन योर आपके वाटर। अगर मैं ब्यूटेनॉल की बात करूं, ठीक है, तो ब्यूटेनॉल इज दिस, ब्यूटेनॉल इज दिस, ठीक है, ब्यूटेनॉल कुड बी अगेन दिस एंड ब्यूटेनॉल कुड बी दिस। तो अगर मेरे को इनके एसिडिक ऑर्डर में इसको लगाना है तो अल्कोहल के एसिडिक ऑर्डर में अगर आप लोगों को लगाना है, सो व्हाट यू कैन से इज, ठीक है, 4 ही है हमारे पास, ठीक है, हाँ, तो अगर मैं बात करूँ सो टेक्निकली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आपको पता है कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है उतना एसिडिक नेचर कम होगा। तो सबसे अच्छा अल्कोहल में एसिडिटी प्राइमरी की होगी, फिर सेकेंडरी की होगी और फिर टर्शियरी की होगी। सो दिस इज अ प्राइमरी वन, दिस इज अगेन अ सेकेंडरी वन, दिस इज अगेन अ प्राइमरी वन एंड दिस इज अगेन अ योर टर्शियरी वन। ठीक है, तो सबसे खराब रहेगी हमारे पास ऑब्वियसली इसकी, ठीक है, अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ तो दिस वन विल बी द 4th वन, दिस वन वुड बी द 3rd वन। अब यहाँ पे और यहाँ पर देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेक्निकली डोनेशन कम है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डोनेशन ज़्यादा है, तो यानी कि आपका सेकेंड नंबर पे ये होगा और सबसे ज़्यादा एसिडिक अगर मैं बोलूँ तो वो आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ योर एसिडिक नेचर। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, ब्यूटेन नहीं, एक सेकेंड, हाँ, एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी मैं एसिडिक नेचर की बात कर रही हूँ, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है, मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक ऑप्शन ये हो जाएगा, दैट इज ये। ठीक है, और अगर मैं इसके अलावा और कोई ऑप्शन डालूं तो मैं डालने को डाल सकती हूँ एक और ऑप्शन, दैट इज आपके पास इसको मैं इधर कर देती हूँ। ठीक है, ये तो जनरली तो आपका जो केस रहेगा उसमें ऑब्वियसली ये तो मैक्सिमम है ही और ये लास्ट है ही, तो आप जनरली आप सोचोगे कि मैम ये वाला प्राइमरी है। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा जो है आपका एसिडिक नेचर होना चाहिए। बट इफ़ वी चेक आउट द डिस्टेंस डिपेंडेंस, तो जब हम डिस्टेंस डिपेंडेंस को चेक करते हैं तो जो ब्यूटेन 2 होल है और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 होल है उसमें आपका ये कंपेरेटिवली ज़्यादा एसिडिक पाया जाता है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ों का ध्यान रखना था, पहले तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बेसिस पे कर सकते थे और दूसरा डिस्टेंस डिपेंडेंस के ऊपर आप लोग को आंसर देना था, तो ये आपका जो है करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, an organic compound A which is Grignard reagent is used to obtain 2-methylbutane 2-ol on reaction with carbonyl compound. Identify A and B, write the reaction. Organic compound A है which is a Grignard reagent. It is used to obtain, क्या बनाया है हमने, we have made 2-methylbutane 2-ol. ओके, सो टर्शियरी अल्कोहल है तो कीटोन यूज करा गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो ऑब्वियसली देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मैं बोलूँ तो हाइड्रोलाइसिस इधर हुआ है, तो मैं बोलूँगी आपके पास क्या था, टेक्निकली टर्शियरी अल्कोहल है ना, तो कीटोन लिया गया होगा और इसके ऊपर CH3 मैं MgBr लिख सकती हूँ। ठीक है, CH3 MgBr या Cl कुछ भी ले लो, तो आपको ये बेसिकली ये होगा, इसका रिएक्शन यहाँ पे हुआ होगा और यहाँ से आपको ये मिलेगा। तो टर्शियरी अल्कोहल हमेशा कीटोन से बनता है, तो हमने लिया होगा रिएक्शन दैट इज butane 2-on which is used to obtain 2-methylbutane 2-on on reaction with carbonyl compound, ये बना दिया है हमने। यहाँ पे OH है तो टर्शियरी अल्कोहल है यानी कि कीटोन है और कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने डाल दिया है, तो वहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट देयर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An experiment was carried out in the laboratory to study the depression and freezing point of
सबका मोलैरिटी सेम है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन एंड 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन फिगर। आप लोगों को सवाल पूछा है, पहले सॉल्वेंट है, एक में आपने एल्यूमिनियम नाइट्रेट डाला और एक में आपने ग्लूकोज डाला, मोलैरिटी दोनों का सेम है। पूछा क्या है हमसे? अच्छा, पूछा है कि ये सही क्या है। सो देखो टेक्निकली इट इज़ अबाउट योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वी हैव, हाँ डिप्रेशन की बात करी गई है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसका, अगर मैं बोलूँ तो सोल्यूशन 1 का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ है और इसका यहाँ है, तो यानी कि सोल्यूशन 1 का जो डेल्टा TF है वो ज़्यादा है और सोल्यूशन 2 का जो डेल्टा TF है वो आपका कम है। सोल्यूशन 1 क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो मोलैरिटी तो सबकी सेम ही है, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? दैट इज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 NO3 नेगेटिव। तो टेक्निकली इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना है? 3 है, 3 + 1 4 है। और अगर मैं इसकी बात करूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के केस में आपको पता है वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। तो डेल्टा TF वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 4 है और इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 है। तो ऑब्वियसली जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, सोल्यूशन नंबर 1 क्या है मेरे पास? सोल्यूशन नंबर 1, अच्छा हमें बताना है कि सोल्यूशन नंबर 1 कौन सा है और सोल्यूशन नंबर 2 कौन सा है। यस, सो अगर मैं बोलूँ डेल्टा TF ज़्यादा किसका है, डिप्रेशन ज़्यादा किसका है? 2 का है। तो 2 कौन सा होगा? मेरे पास एल्यूमिनियम वाला होगा, ठीक है। 2 कौन सा होगा मेरे पास? एक बार इसे ढंग से लिखते हैं, खिचड़ी सी बन गई है। डेल्टा TF2 इज ग्रेटर देन डेल्टा TF1, और ज़्यादा किसका होगा? एल्यूमिनियम नाइट्रेट का होगा, क्योंकि इसका वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा है, NO3 होल्ड थ्राइस, है ना। और ये आपका ग्लूकोज का होगा, क्योंकि इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना है? वेंट ऑफ फैक्टर 4 है, वेंट ऑफ फैक्टर 1 है, एंड डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, राइट है। चलो आओ, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, ये मैंने शायद लिखा हुआ है क्वेश्चन, आई गेस। चलिए ये हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ केन शुगर वाज फाउंड टू बी 2.46 atm एट 300 केल्विन इफ द सोल्यूशन वाज डाइल्यूटेड 5 टाइम्स कैलकुलेटेड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला है 2.46 इज इक्वल टू पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। C इज N/V, RT 300, T तो सब में कॉमन ही है, ठीक है, ठीक है। उसने क्या बोला उसके बाद? ये बताना है आपको, अगर आपने वॉल्यूम 5 गुना डाइल्यूट कर दिया, यानी कि 5 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, दैट इज N/5V हो गया, और R और T तो कांस्टेंट ही है। तो आप अगर यहाँ से दोनों को कंपेयर कर दो, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सबकी सेम ही है, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, 5 टाइम्स यहाँ पे आपको ऊपर जाने को देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो व्हाट आई कुड से इज 2.46 अपॉन x इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ N/V और N/5V, तो N और N कट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो ये हो जाएगा 5V अपॉन V, तो V भी कट जाएगा, तो x क्या हो जाएगा आपका? अप्रोक्सीमेटली 2.46 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रफली बोलूँ तो आपको आंसर मिलेगा 0.528 atm। लेकिन एक और बात यहाँ पे आप डायरेक्टली भी समझ लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आपका वॉल्यूम बढ़ा है तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। तो अगर ये आपका 5 गुना बढ़ गया है तो ऑब्वियसली ये 5 गुना घटेगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि आप इसको 5 से डिवाइड कर देते, ठीक है। हाउ कैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर बी डिक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम? तो यू नो कि ऑस्मोटिक प्रेशर पहले तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। तो कंसंट्रेशन अगर आप नहीं बदल रहे हो तो आप क्या बदल सकते हो? डिक्रीज करना चाहते हो आप टेम्परेचर कम कर सकते हो। अगर आपने टेम्परेचर को कम करा तो यहाँ से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ये आप यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। तो दैट कुड बी डन। गिव अ रीजन भी मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर डिपेंडेंस है। While giving intravenous injections to the patients, the doctor take utmost care of the concentration. Why is it necessary to check the concentration? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी ब्लड सेल है वो आइसोटोनिक होती है रफली 0.7 V/W/V सोल्यूशन ऑफ NaCl के। तो अगर आपने कंसंट्रेशन डिफरेंस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास सेल है, इसकी कंसंट्रेशन से ज़्यादा आपने कोई एक सोल्यूशन का इंजेक्शन डाल दिया, ठीक है। और एक सेल है, उसकी कंसंट्रेशन से आपने कम का डाल दिया। तो ऑस्मोसिस होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस में, लो टू हाई कंसंट्रेशन। तो इस केस में लो टू हाई कंसंट्रेशन होगा, बाहर हाई है अंदर लो है, तो ये सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है।
और अगर यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे कम है तो ये सेल के अंदर पानी जाएगा, ऑस्मोसिस फिर से हो जाएगा, लो टू हाई कंसंट्रेशन स्वेल हो जाएगा। तो अगर आपने कंसंट्रेशन डिफरेंस कर दिया, आपने ध्यान से कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन नहीं करा, तो टेक्निकली आपका ऑस्मोसिस होगा, सेल श्रिंक कर सकता है, स्वेल कर सकता है, और दोनों ही केस में आपका सेल जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट। सो कंसंट्रेशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विद इन द ब्लड सेल, ठीक है, दैट इज द करेक्ट रीजन। द सोल्यूशन ऑफ फिनॉल वॉज ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग, ये भी हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको अलग से लिख लेते हैं। फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल का मास दिया हुआ है कितना है 2 × 10⁻² kg, ठीक है, और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 1 kg, 73% एसोसिएटेड है, तो फिनॉल हमेशा क्या करेगा, डाइमराइजेशन करेगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे बेंजोइक एसिड में होती है, एसिटिक एसिड में होती है, तो इसमें भी होगी। अगर आप 2 मोल डालोगे तो अंदर जाके उसका 1 मोल बन जाएगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I-1/1/n-1। 73% है यानी कि 0.73 है, I आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए। 1/n इज 1/1 - 1, दैट इज टेक्निकली सॉरी नंबर ऑफ मोल्स 2 - 1 0.5 हो जाएगा। सो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना हो जाएगा ये आपका 0.73 इंटू में 0.5, ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू I-1। तो यहाँ से आपको I का वैल्यू कितना मिल जाएगा, अगर मैं रफली कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से आपको I का वैल्यू मिल जाएगा 0.635 के बराबर, 0.635 के बराबर रफली, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना था डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, वहाँ से आप लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकालना था। अब आपसे पूछा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF हो जाता है I/KFM के बराबर। KF का वैल्यू दिया हुआ है क्या, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिकॉर्डेड, KF का वैल्यू नहीं दे रखा है, ओके पहले KF का वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने बेंजीन वैसे हो सकता है वो बाय मिस्टेक मिस कर गया हो, ठीक है, वैसे मिलता है। सो बेंजीन का KF आपको याद रखना है, याद नहीं रखना, मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि देता नहीं है। वैसे बेंजीन और पानी जनरली आप याद रख सकते हो, 2 ही सॉल्वेंट्स है जो वो आपसे सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो ये 5.12 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने 0.635 लिया, ये 5.12 लिया, फिर मोलैलिटी लेना है। तो अगर मैं मोलैलिटी की बात कर दूं तो आपको गिवन मास दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, या तो आप केजी में ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों की यूनिट्स आपको बस सेम लेके चलने हैं। केजी ले रहे हो तो केजी लो, ग्राम ले रहे हो तो ग्राम लेकर चलिए, ठीक है। एक सेकेंड, सभी लोग को आई होप सो मॉलिक्यूलर मास फिनॉल का पता है, और नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो C6H5OH के साथ, ठीक है। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 94 के आसपास, है ना। तो कितना दिया हुआ है गिवन वेट, वैसे हम ग्राम में लेते हैं, ये वेट तो हमें ग्राम में लेना है, तो आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँगी तो आप 100 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रफली यहाँ से आपको मिलेगा 20 ग्राम, ठीक है। सो इट इज़ 20 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 94, गिवन मास 1 kg, तो ये दे ही रखा है और ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप डेल्टा TF को कैलकुलेट रफली कर लोगे तो 0.69 केल्विन आपको आंसर मिल जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, 0.69। तो इस क्वेश्चन में जो खेल था वो केवल और केवल आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना था। फिनॉल दे रखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एसोसिएशन का क्वेश्चन है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन से आपको I निकालना था, उसके बाद आपको वेट को ग्राम में कन्वर्ट करना था, और फिर नॉर्मल डेल्टा TF का फॉर्मूला यूज़ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये विजुअली वाले बच्चों के लिए है। 1 मोलर इसका 1 मोलर इसका, ज़्यादा डिप्रेशन किसका होगा, AL का होगा, क्योंकि इसमें वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा है। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। वेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। केन शुगर वाला भी मैंने बता दिया, टेम्परेचर बढ़ा के हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया और ये भी कर लिया। चलिए भाई, तो बच्चों इसी के साथ फाइनली हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं इस पेपर का समरी आप लोगों को बोलूँ तो दिस क्वेश्चन पेपर इज़ मॉडरेट कैटेगरी का पेपर है। अगर हमारी तैयारी और सिलेबस अच्छे से कंप्लीटेड है तो आप बहुत आराम से, मतलब आराम से क्या, हमने 2 घंटे में करा है, जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ, इससे ये समझ में आता है कि पेपर डेप्थ में पूछा जा सकता है। इस बार का पेपर को मॉडरेट ही रखा जाएगा।
लेकिन पेपर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो जिस बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी कवर कर रखा है, प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, चाहे वो आपके सारे रिएक्शंस हैं, चाहे वो आपके सारे फॉर्मूलेज हैं, चाहे वो आपके सारे कंसेप्ट्स हैं, अगर वो सब आपको क्लियर है तो डेफिनेटली वहाँ पर आप लोग को फायदा हो रहा होगा। ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा, ये बात हमेशा से क्लियर है और इस बार भी ये देखी गई है। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे नहीं होंगे, बट हाँ 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप लोग का थोड़ा टाइम कंज्यूम करेंगे। ग्राफ्स का आपको इस्तेमाल आना चाहिए, और अगर मैं बोलूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया जाएगा, चाहे वीबीटी है चाहे सीएफटी है, तो उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगर आप सभी लोगों ने मेरे साथ यहाँ तक इस वीडियो को कंप्लीट करा है, आई नो हो सकता है बीच में स्ट्रगल रहा हो, ऑब्वियसली जैसे ही पेपर आया था तुरंत सॉल्व किया हम लोगों ने भी, तो मैंने भी आपके साथ ही इसको सॉल्व किया है। सो येस, कुछ जो चीज़ें हैं उसमें टाइम लगा, 1-2 क्वेश्चन में हमें भी टाइम लगा, लेकिन इट वाज समथिंग कि अगर हम करेंगे तो कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने लास्ट तक अटेंड करा है तो मैं चाहूँगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर येलो हार्ट्स डाल के जाएं और बोले येस मैम दिस हेल्प्ड एंड वी आर रेडी कि हम 2024-25 में आपके साथ मिलके 95+, देखो पिछले साल यहाँ पे रफली 20,000 के आसपास बच्चे थे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, और मैं चाहती हूँ कि इस बार हम उस नंबर को ब्रेक करें, उस नंबर को बीट करें, और 2025 में एक 24 का जो ये सेशन है उसमें एक नया रिकॉर्ड सेट करें, ताकि मैं चाहूँ और बच्चे मेरे साथ मिलकर उस टारगेट को अचीव करें। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, अगले कुछ महीनों में हम लगने वाले हैं इस जर्नी में, एंड ऑब्वियसली साथ में सीयूटी इसके बाद करेंगे। तो जो बच्चे केवल बोर्ड्स वाले हैं तो उनको पूरा बेनिफिट मिलने वाला होगा, और जो बच्चे बोर्ड्स के साथ सीयूटी देने चाहते हैं, सीयूटी इज एन एग्जामिनेशन जिसमें आप मल्टीपल यूजी कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो, बीटेक, बीएससी, बीएड, जितने भी कोर्सेज आप करना चाहते हो सारे वो आप करते हो। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं आपके साथ जुड़ने वाली हूँगी। 2 टारगेट्स हैं, दोनों अचीव करना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। तो मैं वो प्रॉमिस, वो कमिटमेंट कमेंट सेक्शन में चाहूँगी, क्योंकि ये एक आई ओपनर होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अब बोर्ड्स और एग्जाम्स हमारे सर पर आ रहे हैं, ठीक है। लास्टली मैं बस उतना ही बोलूँगी कि अगर कोई बच्चा सर्च कर रहा है किसी भी तरीके से तैयारी के सही सोर्स को, तो जैसा कि मैंने बोला ये वाला महापैक आप सभी लोग चेक कर सकते हो। और यार अपनी एजुकेशन पे आप 1 साल के लिए एटलीस्ट इतना तो इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपके बोर्ड्स, और मैं तो बोल रही हूँ कि सीयूटी तो एक एग्जाम है ही, लेकिन नीट और जेई में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा सब कुछ कंप्लीट करवाने वाली होंगी यहाँ पे। तो आई थिंक ये पूरे साल का जो है आपको 7499 का भी मिल रहा है, जब भी आप वीडियो देखोगे, और डिस्काउंट हो सकता है, कोड हमेशा ये यूज़ करना। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरी ईमेल आईडी, आप इस पर मुझे मेल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है उसमें भी आप मेरे नाम से अपनी क्वेरी को फिल कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की क्वेरी या आपके डाउट को रिप्लाई करूँ। सो दिस इज़ माई ईमेल आईडी, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो अपने नाम, डाउट और नंबर के साथ। All the best. Let's go for scoring 95+ in class 12 board examination and breaking the last records of the last batch. All the best.